स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, अच्छा तो ये कुछ सीन हो गया हमारे पास, और मैंने जो है आई थिंक इसका नहीं सेंड किया अभी तक। लिंक लिंक नहीं ना सेंड किया मैंने। नहीं, मैंने इसका लिंक नहीं सेंड किया। चलो ठीक है। क्यों नज़र आ जाती है? मेरी चैट ऐसे ऐसी कोई नहीं है, कुछ जो भी कुछ खास नज़र आ जाए आप लोगों को। ठीक है, 15 बैच है, और उसके बाद जो है एंटर करते हैं। वैसे भी जो चैट ऐसी होती है ना, वो मैं छुपा के हूँ आर्काइव में। ठीक। अच्छा जी। नहीं, मैं चैट डिलीट ही करता, मेरी सारी चैट वैसे ही पड़ी हुई है, वो मैं डिलीट नहीं करता कभी भी। अच्छा जी, तो ये कुछ सीन है हमारे पास यहाँ पे, और लिंक चला गया है, और अब इसको सेट करते हैं। इतना ज़्यादा साइज बड़ा किया हुआ था मैंने साइज इसका, क्योंकि ऐसे उनको दिख भी नहीं रहा था। अब इसको छोटा करते हैं, यहाँ पे तो सबको दिख ही रहा है ना। ठीक है, इतना साइज सबको दिख रहा है ना। अच्छा जी, आ जाओ ज़रा इधर। और अब हम लोग क्या काम करते हैं, यूज़ करेंगे हम लोग अपना आके वही A15 का बैच है हमारे पास। यहाँ पे रिएक्ट का कोर्स चल रहा है, माई ऐप चल रही है, और इसको मैं ज़रा राइट क्लिक करके ओपन विद कोड पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा सारा का सारा कोड मेरे ब्राउज़र में। ठीक है, ठीक है, ये कुछ सीन हो गया, और मैं ज़रा अब इसको स्टार्ट करता हूँ कि ये क्या क्या रहा है हमें इसके अंदर, क्या क्या चीज़ें हमने की थी, ज़रा उनके ऊपर अब हम लोग बात करेंगे। मैं करूँगा मेरा CLS, और अब इस CLS के अंदर रह के मैं काम करता हूँ। मैं करूँगा npm स्टार्ट, क्योंकि मेरे पास नोड मॉड्यूल्स पहले से पड़े हुए हैं। मैं सिंपल npm स्टार्ट ही कर लूँगा बस यहाँ पे आके। ठीक है, ठीक हो गया। आज ज़रा इधर। तो आज का जो मेनली हमारा टॉपिक है ना, वो है हमारे पास हमारा एक और तरह का हुक होता है ये, और वो हुक है हमारे पास हमारा यूज इफेक्ट। बाउंसर ही था। ऑनलाइन थे तुम? हाँ, ये फिर मसला है ना, ये मसला है। अच्छा चलो, मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों के लिए रिपीट कर देता हूँ कि ये क्या सीन था हमारे पास। इसके अंदर है कि सबसे पहले आए हम लोग अपने यूज स्टेट कंपोनेंट के अंदर। अब स्टेट्स का हमें पता है क्या काम करती हैं, ये हमारी री रेंडरिंग में मदद करती हैं। ऐसे क्या ना कि एक बार आपका कंपोनेंट रेंडर हो गया, उसके बाद आप दोबारा से उसको री रेंडर जो है कर सकते हो एक बार। ठीक है, तो अब यहाँ पे आके हमने क्या किया, आपका क्या काम किया लास्ट क्लास के अंदर है कि हमने इसी के अंदर आऊँगा मैं, हमने अपनी एक स्टेट बनाई है माई प्रोडक्ट्स के नाम से, और सेट माई प्रोडक्ट्स जो है हमारा एक फंक्शन है जो कि उस स्टेट को जो है अपडेट करने में मदद करेगा हमें। ठीक है, अब जो इसकी इनिशियल वैल्यू है ना, हमने वो हमने इसको क्या चीज़ दी है, प्रोडक्ट्स की। प्रोडक्ट्स क्या है, हमारे पास हमारा डेटा पड़ा हुआ है, ये जो है ना हमारे पास, ये हमारे पास माई प्रोडक्ट है। ठीक है, साहिल अंदर मेरा चार्जर पड़ा होगा, ज़रा वो मुझे दे दें। सेलफोन का चार्जर होगा, मेरे बैग में है, छोटी जिप में है, उसमें पड़ा होगा, वो मुझे दे दें। अच्छा जी, तो ये कुछ सीन है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास ये सारी सारी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, और हम लोगों ने जो है इसको एक्सेस कर लिया था यहाँ पे आके एक स्टेट के अंदर आके। अब जरा इस चीज़ को चेक करो। अगर हम इसका ये मतलब है कि ये जो माई प्रोडक्ट्स है, इसके ऊपर मैं आप अपनी मैपिंग का मेथड अप्लाई कर सकते हो। मैप का मेथड क्या काम कर रहा था मेनली, हमारी एक तरह की लूपिंग कर रहा था। वो लूप स्टार्ट कर रहा था कि एक स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक उसके अंदर जो भी डेटा है ना, वो सारा आप रेंडर करके दे दो हमें। कुछ यही काम कर रहा था, इस तरह के कुछ कुछ काम कर रहा था। तो जब हम लोगों ने इस प्रोडक्ट्स को स्टोर करवा दिया माई प्रोडक्ट्स वेरिएबल के अंदर अपनी स्टेट के अंदर, तो माई प्रोडक्ट्स डॉट मैप करके वो सारा डेटा एक्सेस कर सकता हूँ ना। तो यहाँ पे नीचे हमने कुछ उसी तरह का काम किया होगा। अगर मैं नीचे आपको दिखाऊं तो ये चेक करो, माई प्रोडक्ट्स डॉट मैप किया हुआ है हम लोगों ने यहाँ पे आके। ठीक है, हाँ, ऊपर हमने माई प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ भी किया कि वो हमें बताएगा कि माई प्रोडक्ट्स की लेंथ कितनी है। वो बाय डिफॉल्ट 6 है हमारे पास यहाँ पे आके। ठीक है, बाय डिफॉल्ट उसने ये सारी सारी चीज़ें बता दी हैं, ये मुझे थैंक यू। तो ये कुछ सीन है, उसने हमारी प्रॉपर पूरी लेंथ बता दी है कि यार आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ना, उनकी लेंथ यहाँ पे आके आपके पास कितनी पड़ी हुई है। यहाँ पे आके हमें क्या चाहिए, हमने मैपिंग का मेथड यूज़ किया, और मैप के मेथड के थ्रू हमने उसका प्रॉपर पूरा स्ट्रक्चर बना लिया। फर्स्ट जो प्रोडक्ट थे वहाँ से लेकर लास्ट प्रोडक्ट तक। फर्स्ट पैंट्स थी, लास्ट वाली हमारी हैट्स थी। अच्छा जी, मैप का मेथड हमारा काम किस तरह से करा होता है, ज़रा उसके बारे में चेक कर लो। ये क्या काम करता है, एक अपना बीच में पैरामीटर पास करते हैं, और उस पैरामीटर का नाम आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैंने मेरी प्रोडक्ट्स के नाम से उसका पैरामीटर पास किया। आप लोग ऑब्वियस से कुछ भी रख सकते हो, मेरी प्रोडक्ट्स। उसके बाद ये हमेशा एक चीज़ रिटर्न करवाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमेशा आपकी एक चीज़ रिटर्न करवाएगा। और ये भी चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि ये आपका आता है अक्सर इम्प्योर फंक्शंस में।
इम्प्योर फंक्शंस। ठीक है, इम्प्योर फंक्शंस क्या चीज़ें होती हैं हमारे पास? इम्प्योर फंक्शंस होते हैं हमारे पास जो कि बिल्कुल प्योर होते हैं और जो कि हमारी ओरिजिनल स्टेट को चेंज नहीं करते हैं। ये हमारे पास इम्प्योर फंक्शंस होते हैं। कल मैंने एक इंटरव्यू किया है और मैंने ये क्वेश्चन किया है। कल बेसिकली मैंने एक पूरा का पूरा सेशन दिया था प्योर जावास्क्रिप्ट के ऊपर कि हमारी जावास्क्रिप्ट क्या है और वो किस तरह से काम कर रही होती है। ऑफिस में मैंने एक पूरा सेशन दिया था पूरी टीम को। अब यहाँ पे क्या सीन है मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली मैं अपनी एक यहीं पे रहेगी अपना एक फोल्डर बना रहा हूँ HTML के नाम से। मैं आपको थोड़ा सा जो है ना आइडिया देना चाह रहा हूँ कि प्योर कंपोनेंट्स, प्योर फंक्शंस और इम्प्योर फंक्शंस क्या चीज़ें होती हैं हमारे पास। ओपन विद कोड कर रहा हूँ ज़रा मैं इस चीज़ को, प्योर HTML CSS के ऊपर थोड़ा सा बात कर रहा हूँ मैं। इधर आया मैं और मैं अपनी एक फाइल बनाऊंगा यहाँ पे आके, मेरी index.html। यस, एसईओ की क्लास आपकी आई, आप अंदर से जाके पता कर लें कि कहाँ पे होगी। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे आके अपना सारा प्रॉपर कंटेंट लेकर आ रहा हूँ और मैं एक और बार इसको थोड़ा सा स्मॉल करूँगा कुछ इस तरह से। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स और div डॉट कंटेनर और कुछ इस तरह से डन है। और मेनली मुझे इसे काम करना नहीं है, बस मैं इसके अंदर आके अपना एक पैराग्राफ का टैग डाल रहा हूँ, b डॉट कॉन्टेंट डाल देते हैं, उसके अंदर लॉरम करके कुछ कंटेंट डाल देते हैं और उसके बाद अपना एक बटन डॉट btn कर देते हैं और उसके बाद उसके अंदर रीड मोर हम लोग कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्योर और इम्प्योर फंक्शंस। इसके अंदर जो है ना मेनली हमारे पास आपसे अक्सर आपके इंटरव्यू में पूछ लेते हैं जब आप जाते हो ना किसी सीनियर लेवल की पोस्ट पे, लाइक अगर आप सीनियर मर्ज स्टैक डेवलपर के तौर पर जाते हो, आपसे हमेशा ये चीज़ पूछी जाएगी कि क्या होते हैं प्योर फंक्शंस और इम्प्योर फंक्शंस, क्या चीज़ें होती हैं। मैं अपनी एक फाइल बना रहा हूँ index.js के नाम से, डन है। अब आ जाओ जरा इधर और ये है डॉट स्लैश करके मैं क्या काम करूँगा, डॉट स्लैश करके उसका प्रॉपर पाथ दे दूंगा index.js कुछ इस तरह से, और इसको मैं लाइव कर रहा हूँ। इसका भी साइज काफ़ी बढ़ाया था मैंने, तो इसको भी थोड़ा सा कम कर देते हैं, 100 ठीक है इसका साइज। अब राइट क्लिक करके ज़रा इसको इंस्पेक्ट करके मैं बताता हूँ आप लोगों को कि क्या सीन है हमारे इम्प्योर और इम्प्योर फंक्शंस का। कुछ ये एक हो गया हमारे पास सीन। इधर आओ अभी अपनी जेएस की फाइल के अंदर। अच्छा हमारे पास एक एरे है लेट एर इज इक्वल्स टू, और एक तरह का एरे जिसके अंदर 1, 2, 3 ये ना कि एक कलेक्शन आ सकती है किसी भी चीज़ की। उसके बाद मैं क्या काम करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ। अगर इस चीज़ को और ऐड करता हूँ तो मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे 1, 2, 3 दिखने वाला है यहाँ पे आके कंसोल में। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारे पास एरे का एक मेथड होता है पुश के नाम से। आई थिंक हमने इसके बारे में बात की थी कि पुश का मेथड क्या काम करता है। एरे के अंदर अगर आप लोगों ने कोई भी चीज़ जो है ना ऐड करनी है ना, तो और आपने यहाँ पे पहले ऐड नहीं किया, आप पुश के थ्रू उसको बाद में ऐड कर सकते हो। ठीक है, लाइक मैं क्या काम करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे आके कर दूं मेरा एर डॉट पुश करो, एर मेरा वेरिएबल, उसके अंदर पुश कर दो। किस चीज़ को पुश करो, उसके अंदर हारिस को उसके अंदर पुश कर दो कुछ इस तरह से। सेव करो ब्राउजर के अंदर, तो आप चेक करेंगे आप लोग 4 चीज़ें आ गई मेरे एरे के अंदर, 4 चीज़ें आ चुकी है ना, 1, 2, 3 और हारिस वैसे ही आ गया हमारे पास यहाँ पे आके। कोई मसला है इसके अंदर? पुश का मेथड हमारा सिंपली ये काम कर रहा है। और वैसे इसके अंदर आप जो भी अपनी चीज़ ऐड करना चाहते हो, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, वो सारी चीज़ें आप जो हो आप ऐड कर सकते हो इसके अंदर। बट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आके ज़रा ये है आप लोगों के लिए, अगर मैं करता हूँ ये एड डॉट पुश और एक नया एरे बनाता हूँ, लेट न्यू एर इज इक्वल्स टू, लेट न्यू एर इज इक्वल्स टू, और इसको जो है ना मैं देता हूँ वैल्यूज़ कोई बल्कि मैं न्यू एर नहीं करता, मैं लेट न्यू एर इज इक्वल्स टू एर डॉट पुश कर देता हूँ। ये चीज़ जो है ना मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, पुश का हमें पता चलेगा कि पुश कर देगा हमारे एरे के अंदर। मैं लेट न्यू एर इज इक्वल्स टू एर डॉट पुश कर दूंगा, और क्या चीज़ पुश करूंगा, वापस से मैं पुश कर दूंगा इसके अंदर आके कुछ भी, या इस बार 4 और 5 कर देते हैं। ठीक है, 1, 2, 3 और आगे 4 और 5 भी आ गया, हमने ऐड कर दिया। ठीक है, इसको मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, मेरे न्यू एर को कुछ इस तरह से सेव किया, ब्राउजर के अंदर आया मैं, तो यहाँ पे आके आप लोग चेक करोगे तो मुझे इसकी प्रॉपर पूरी की पूरी लेंथ दे देगा कि कितनी आपकी इस एरे की लेंथ है। 5 आई है मेरे पास यहाँ पे आके। अब ये जो चीज़ है हमारा जो पुश का मेथड होता है, ठीक है, जो भी हमारा पुश का मेथड होता है, ये काम इस तरह से करता है कि आपका जो ओरिजिनल एरे होगा उसी के अंदर ये चेंजिंग कर रहा होता है।
आपका एक ओरिजिनल एरे है, उसको वो चेंज करके उसी के अंदर जो अगर आपने कोई भी चीज़ ऐड की तो उसी के अंदर ऐड कर देगा। लाइक अगर मैं आपको यहाँ पे आके आगे दिखाता हूँ कंसोल डॉट लॉग करके मेरा एर कुछ इस तरह से, और ये चीज़ चेक करें, ओरिजिनली मेरा एरे जो था वो 1 2 3 था ना, और अब यहाँ पे वो मुझे क्या चीज़ शो करवा रहा है, 1 2 3 4 5 वो मुझे शो करवा रहा है। तो उसका इसका ये मतलब है कि उसने मेरे ओरिजिनल एरे के अंदर वैल्यू चेंज की हुई है। ऐसे ही है ना, जैसे ही मैं जहाँ पर भी अब एर करूँगा, जहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग एर करूँगा, मुझे ओरिजिनल एरे दिखेगा और उसके अंदर ये नई वैल्यू मुझे अपडेटेड वैल्यू मिलेगी जो कि पुश की हुई है बाद में जाके। ये इम्प्योर फंक्शन है। इम्प्योर फंक्शन ये फंक्शंस होते हैं हमारे पास कि जो ओरिजिनल वैल्यू को चेंज कर देते हैं। इनिशियल वैल्यू जो ओरिजिनल वैल्यू होती है हमारी, उसको चेंज कर देंगे, इम्प्योर फंक्शंस। ठीक है, हम लोग इसके अंदर रहकर काम नहीं करते हैं मेनली अपना। ठीक है, और आई थिंक इसने ज्वाइन किया और मैंने उसको ऐड नहीं किया। हाँ जी, व्यू ऑल करते हैं और एडमिट ऑल करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब ऐड है मिस, आज मैं करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। क्या कह रहे हो? नहीं, कुछ कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ भाई की स्टॉक कुछ नहीं है। नो कमेंट्स। आवाज नहीं आ रही थी। आवाज़ नहीं आई थी, ठीक है, वो भी दिल रखता है, वो भी दिल रखता है भाई। तो ये कुछ सीधा हमारे पास यहाँ पे ये है हमारे पास हमारा इम्प्योर फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो कि हमारी ओरिजिनल वैल्यू को जो है ना वो चेंज कर देगा। इम्प्योर फंक्शन ये होते हैं। पुश का मेथड हमारा इम्प्योर फंक्शन के अंदर आता है, पुश का मेथड। बट यही काम हम लोग कर सकते हैं। हमारे पास एक तरह का मेथड होता है, हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। हम लोगों ने अपना एक स्प्रेड का ऑपरेटर देखा था, देखा था ना? स्प्रेड का ऑपरेटर क्या काम कर रहा था? सर एक बीच में ऐड करने के लिए नहीं एक बना कर मैंने आपको बताया था कि स्प्रेड का ऑपरेटर मेनली हमारे एरे को स्प्रेड कर देता है पूरा का पूरा। ऐसे ही है ना कि उसके अंदर जो भी कंटेंट होगा वो उसको स्प्रेड करके, अगर आपने उसके अंदर कोई नया कंटेंट ऐड करें तो वो भी उसके अंदर ऐड करके दे देगा वो हमें। ऐसे ही है ना, मेनली स्प्रेड करने का ये मतलब होता है कि वो आपकी ओरिजिनल जो चीज़ है ना, ओरिजिनल जो एरे है उसकी एक कॉपी जनरेट कर देता है। ठीक है, आप फिर उस कॉपी के ऊपर आके सारे चेंजिंग्स करते हो, ओरिजिनल चीज़ को नहीं छेड़ते हो कभी। कुछ ये बात है, मैं इसको आपको करके दिखाऊंगा। इधर आओ ज़रा। एक तो ये चीज़ होगी हमारे पास, अगर मैंने कंसोल डॉट कैर किया तो मेरे पास ये चीज़ आ रही है। मैं इस चीज़ को ख़त्म करता हूँ तो पुश की समझ आ गई। मैं पुश क्या काम कर रहा है हमारा, इम्प्योर फंक्शन के थ्रू किस तरह से काम कर रहा है। इसको अब मैं कर रहा हूँ कमेंट मेरा, और आज ज़रा अब एर लेट या इसी को खाली मेरे जो इनिशियल वैल्यू उसको चेंज कर, उसको मैं चेंज करने वाला हूँ इस बार आके लेट करके वापस से। इस बार न्यू एर इज इक्वल्स टू, बट इस बार पता है मैं क्या काम करूंगा, एक नया एरे डालूंगा और उसके अंदर मैं पूरा स्प्रेड कर दूंगा मेरे इनिशियल एरे को। डॉट डॉट डॉट, यही हमें पता है हमारा सेंटेक्स है। डॉट डॉट डॉट, मेरा एरे क्या था, इनिशियल एरे एर एर। इससे क्या होगा, इसका ये मतलब है कि जो मेरा एरे है उसकी कॉपी जनरेट हो चुकी है। उसके अंदर लाइक जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारी इसके अंदर आ चुकी हैं इस टाइम पे। अगर अब मैं आप लोगों को ये कंसोल डॉट लॉग जो है ना न्यू एर करके दिखा दूँ तो आप लोग देखोगे आप हमें वही चीज़ मिलने वाली है यहाँ पे आके। ये देख लो, मिल गई है हमें। ठीक है, ओरिजिनल चीज़ हमें मिल रही है। ये ऊपर वाला कंसोल मैंने कमिट किया, अगर इसको मैं अनकमिट करूँ तो दो चीज़ें मुझे मिलने वाली हैं। तो क्या इसका मतलब है उसने कॉपी पूरी जनरेट करके दे दी मुझे। ठीक है, तो इस चीज़ का, इस स्प्रेड का, इसका ये मतलब है कि इसका इसके साथ तो कोई लिंक नहीं रहा ना। फिर अब मुझे जो भी चेंज करनी है वो तो मुझे इसके साथ करनी होगी। ऐसे ही है। तो इसको अब वापस मैं कमिट करता हूँ, और जब आपने अपनी पूरी कॉपी जनरेट कर ली है अपने ओरिजिनल एरे की, कॉमा करके उसके अंदर आपने जो भी चीज़ें ऐड करनी है वो कर दो, कंट्रोल एस। एरे नया बनाया, उसके अंदर जो है मैंने पिछला पूरे की एरे की कॉपी जनरेट की और नई चीज़ें ऐड कर दी। अब अगर आप लोग चेक करोगे तो ये प्रॉपर चीज़ आ रही है, सारी सारी वैल्यूज आ रही है हमारे सामने। बट अगर मैं मेरा जो इनिशियल एरे था कंसोल डॉट लॉग ऐड करता हूँ, ठीक है, उसको दिखाऊं तो उसकी वैल्यू क्या है, 1 2 3। क्या मतलब हुआ इसका, उसने कॉपी जनरेट करके उस कॉपी के ऊपर सारा काम किया प्रॉपर। उसने ओरिजिनल के साथ कोई छेड़खानी नहीं किया जैसे पुश कर रहा था। पुश ने ओरिजिनल के अंदर सारी सारी चेंजिंग की है, बट इसने ये जो स्प्रेड का मेथड है इसने ओरिजिनल के साथ कोई काम ही नहीं किया। इसने जो है उसकी एक कॉपी जनरेट कर ली और उसके साथ सारा काम कर रहा है। ये होते हैं हमारे प्योर फंक्शंस। समझ आई हमें या बाउंस कर गया? आगे समझ। आगे समझ। बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछते हैं इंटरव्यूज में। इम्प्योर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इम्प्योर फंक्शंस क्या होते हैं हमारे पास। सीनियर लेवल क्वेश्चन है ये। डन।
ये है हमारे पास हमारे इम्प्योर फंक्शंस, हमारा स्प्रेड का मेथड। स्प्रेड को हमने पहले भी किया था बट आज उसको मैंने थोड़ा सा और डिटेल में बताया है। इसी को खैर हम लोग अपने एक कनकैट का मेथड होता है, हम लोग उसके थ्रू भी करते हैं। कनकैट का मेथड भी हमारा प्योर फंक्शन के अंदर आता है, मींस वो भी एक कॉपी जनरेट कर रहा होता है, ओरिजिनल के साथ कोई छेड़खानी नहीं करता। कनकैट का मेथड होता है हमारे सामने। इसको कमिट करते हैं वापस से, ठीक है, और लेट करते हैं न्यू एर इज इक्वल्स टू आके, और मेरा जो ओरिजिनल एरे है एर डॉट कनकैट का मेथड होता है हमारे पास कि ओरिजिनल एरे के अंदर को कनकैट कर दो किसके साथ, वापस से कोई स्ट्रिंग ऐड करना चाहते हो, अली, मैंने अली करी, आगे जो भी चीज़ें डालना चाहते हो, मैंने 1 2 3 और साथ में इसके जो है ना ये चीज़ ऐड कर दी है। कंसोल डॉट न्यू ऐड करते हैं अगर हम लोग, तो मुझे मिलने वाली हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है, 1 2 3 और अली। बट वापस से अगर मैं मेरा कंसोल डॉट लॉग कर दूं, मेरा ओरिजिनल एरे एर वहाँ पे मुझे नहीं दिखेगी, वहाँ पे मुझे अली नहीं दिखेगा। डन हो गया। इम्प्योर फंक्शंस, प्योर फंक्शंस, समझ आई हमें दोनों में क्या डिफरेंस है। जो हमारे इम्प्योर फंक्शंस होते हैं वो हमेशा आपकी ओरिजिनल वैल्यू को टारगेट करते हैं, हमेशा ओरिजिनल वैल्यू को टारगेट करेंगे। बट प्योर फंक्शंस कभी भी ओरिजिनल वैल्यू को टारगेट नहीं करते, उसको एक रेफरेंस बना के उसकी एक कॉपी जनरेट कर रहे होते हैं। वो जो वर्ड्स में बता रहा हूं ना, अगर कोई डिटेल पूछे तो सेम यही छापना है आप लोगों ने, ठीक है। यही है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, यही है कि वो क्या काम करता है, उसको एज एन एक रेफरेंस बनाता है और उसकी एक कॉपी जनरेट करके फिर उसके उस कॉपी के ऊपर सारा काम करता है, ओरिजिनल के साथ उसका कोई लिंक ही नहीं बनता। डन, बस। अच्छा जी, चले अब हम लोग आगे काम करते हैं। हाँ जी जुनेद बोलें, क्या अहमद बात कर रहे हैं? हाँ जी बोलें। अल्हम्दुलिल्लाह क्लास रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, तो सब समझ आ गया। मैं प्योर और इम्प्योर फंक्शंस की अब इसको बंद कर रहा हूँ मैं, और अब वापस से मैं अब अपनी लास्ट क्लास वाली चीज़ के अंदर जा रहा हूँ। आ जाओ जरा इधर। इतने ही मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं क्योंकि मैं पर्सनली ये क्वेश्चन करता हूँ आगे। ठीक है, ये भी सही है, वैसे ये भी सही है। अच्छा जी, आ जाओ जरा इधर। तो अब ये कुछ सीन है, जो हमारा मैप का मेथड है ये भी प्योर फंक्शन है। तो यहाँ से मुझे मेरा प्योर फंक्शन सारे याद है। मैप का मेथड, फिल्टर का मेथड, सारे हमारे प्योर फंक्शंस हैं कि ये एक कॉपी जनरेट करके उसके ऊपर सारा काम करते हैं, ओरिजिनल के साथ कोई छेड़खानी नहीं करते। प्योर फंक्शन ज़्यादा यूज होते हैं। मैंने बताया ना कि जो ये लूप मैप का मेथड लूप का वाला काम कर रहा है, लूप हमारा इम्प्योर हो जाता है, वो चेंजिंग करता है ओरिजिनल के अंदर, ओरिजिनल जो हमारी वैल्यू उसके अंदर वो चेंजिंग कर देता है, ये मैप का मेथड नहीं करता। डन। तो हमने फिर क्या काम किया, अपना मेरी मैप का मेथड अप्लाई किया, उसके के अंदर बीच में आके एक पैरामीटर अपना पास कर दिया, और उसके अंदर आगे हमने क्या काम किया, ये सारी चीज़ें पूरा अपना स्ट्रक्चर बनाया, और मेरी प्रोडक्ट्स डॉट आई डी करके आई डी एक्सेस की है, मेरी प्रोडक्ट्स डॉट टाइटल करके टाइटल वगैरह सारी चीज़ें एक्सेस कर ली। यही मैंने क्या किया। अच्छा दोबारा मैं इसको क्लियर करता हूँ। देखो सबसे पहले तो माई प्रोडक्ट्स है, वो मेरी एक स्टेट थी, ऐसे ही है ना। मैप, उसके अंदर हम लोग मैप करते हैं, और मैप के अंदर क्या सीन होता है, मैप हमेशा हमसे एक पैरामीटर लेता है, हमेशा। इसका ये सेंटेंस है कि हमेशा एक पैरामीटर लेगा आपसे, उस पैरामीटर के अंदर आपकी सारी वैल्यूज जो आपके एरे के अंदर स्टोर थी वो आपके उस पैरामीटर के अंदर स्टोर हो जाती हैं। लाइक उस पैरामीटर के अंदर एक कॉपी जनरेट होती है आपके उस ओरिजिनल एरे की। ये बात समझ आई? ठीक है, पैरामीटर के अंदर कॉपी जनरेट हो रही है ओरिजिनल एरे की। जब कॉपी जनरेट हो गई तो मैं इस पैरामीटर के थ्रू उन सभी चीजों को एक्सेस कर सकता हूं जो कि उस एरे के अंदर मौजूद हैं। एरे के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं, आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें मौजूद हैं। इधर आ जाओ आप लोग, तो हम लोग इस पैरामीटर डॉट करके उन सबको एक्सेस कर सकते हैं। ये जो मेरी प्रोडक्ट्स है, ये मेरा नाम, मैंने बस इसको एक ऐसे ही नाम दे दिए, ये नाम कुछ भी हो सकता है। मैंने लिखा मेरी प्रोडक्ट्स डॉट आईडी, उसने इस वन को एक्सेस कर लिया, जो भी वन था, जितनी भी आईडी उसने सबको एक्सेस कर लिया। उसके बाद मैंने मेरी प्रोडक्ट्स डॉट टाइटल वगैरह किया, टाइटल किया, उसे सभी के टाइटल मुझे यहाँ पे आके शो करवा दिए। अच्छा की मैं आपको अभी बताता हूँ, उसको मैं रिपीट करता हूँ। ऑब्जेक्ट से बाहर नहीं है, वो भी उसी के रिटर्न के अंदर ही है, वो मेरे सेंटेक्स के अंदर ही आ रहा है, मैप के अंदर ही आ रहा है। ठीक है, टाइटल आ रहा है मेरे पास, और आई थिंक बस ये चीज़ डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ नीचे ऐड किया पैराग्राफ के अंदर आके, जो कि मुझे ये चीज़ शो करा रहा है, बेस्ट पैंट्स बेस्ट शर्ट्स इन द मार्केट, कुछ ऐसा की चीजें। अब ये जो की है ना हमारे पास, मैं इस की को हटा देता हूं, और सेव करते हैं इस चीज को आके। और अब आके आपको मैं दिखाऊंगा मेरा ब्राउजर, एक तरह की मुझे वार्निंग मिलने वाली है यहाँ पे, एरर नहीं है, वार्निंग है वो।
कंपाइल हो गया प्रॉपर कंसोल के अंदर। चलो और ये वार्निंग चेक करेंगे आप लोग। क्या वार्निंग है? ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। ठीक है, कि हर चाइल्ड आपकी लिस्ट जो है ना उसके अंदर हर आपका जो चाइल्ड है उसका यूनिक कोई की होनी चाहिए। इसका ये मतलब है, देखो वो जब पूरी मैपिंग कर रहा है ना, हमने आप लोग देखोगे कि मेरी प्रोडक्ट्स डॉट टाइटल किया और इस H4 के अंदर वो सारे के सारे टाइटल्स आ रहे हैं, 5-6 प्रोडक्ट्स जितनी भी उनके सारे सभी के टाइटल्स आ रहे हैं। ठीक है, हर हमेशा डिफरेंट H4 टैग के अंदर। ये किस तरह से हो रहा है? मेरा मैप का मेथड एक लूपिंग स्टार्ट कर रहा है, लूप स्टार्ट कर रहा है स्टार्टिंग प्रोडक्ट से एंडिंग प्रोडक्ट तक। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, वो हमें ये वार्निंग देता है कि यार बिल्कुल H4 आपका सिर्फ एक ही लगा हुआ है। उस H4 के अंदर आपकी 6 प्रोडक्ट्स, इस पर मेरे पास 6 प्रोडक्ट्स हैं, वो सारी 6 की 6 रेंडर हो रही हैं इस टाइम पे आपके पास। मैं किस तरह से इसको डिफ्रेंशिएट करूं यार कि ये प्रोडक्ट जो है वो इस H4 की है, ये प्रोडक्ट जो है वो इस H4 की है, किस तरह से मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ। ठीक है, तो हम लोग क्या काम करते हैं, जो इन सभी का पेरेंट होता है, हमारे पूरे पूरे सिंटेक्स का इस रिटर्न के अंदर जो भी इन सब का पेरेंट होता है, हम लोग उसको एक की नाम से प्रॉप देते हैं और कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही हम लोग उसको एक नई की दे देते हैं। आप लोगों को देख पता है कि हमारी आईडी यूनिक है सबके साथ, 1 2 3 4 5 6 सभी कोई सेम नहीं आ रही, सभी डिफरेंट ही है ना। तो हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग बोलेंगे यार आप इस आईडी के थ्रू डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, ये आईडी पकड़ो और इस आईडी के थ्रू जो है ना आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, आपको कोई मसला नहीं आने वाला। ये आप मेरे लिए काम कर सकते हो यहाँ पे। तो हमने क्या काम किया, कीज इक्वल्स टू, वापस से आईडी को मैं किस तरह से एक्सेस कर सकता हूँ, मेरे पैरामीटर के थ्रू। मैं बोलूंगा मेरा पैरामीटर डॉट आईडी, जैसे मैंने मेरा पैरामीटर डॉट टाइटल किया है ना, उसी तरह मैं मेरी प्रोडक्ट्स जो मेरा पैरामीटर है डॉट आईडी, अगर डॉट किया चेक करो सारी चीजें मेरे पास वो शो करवा रहा है, आईडी टाइटल डिस्क्रिप्शन आईडी कर दो तो वार्निंग। अब जो है वो हमारी अब चल जाएगी। एक बार लोड कर लो इसको और बस काम बन गया हमारा। कुछ इस तरह का सीन है हमारे पास इस मैपिंग के अंदर। मैपिंग के अंदर हमेशा आपको ये करना पड़ता है। हाँ, ये आपने जैसे इसको पेरेंट को दी है की, पेरेंट को दी है मैंने और किसी को नहीं। हमेशा मैंने आपको बताया कि पेरेंट को मिलती है की, वो फिर उसके अंदर जितने भी चाइल्ड है उनको डिफरेंशिएट कर लेते हैं उस पेरेंट के की के थ्रू। ठीक हो गया, कोई मसला? बाकी हमने इसके साथ इसकी फिल्ट्रेशन भी की थी कि हमने एक सेपरेट बटन बनाया सभी के साथ, उस पर जैसे कोई क्लिक करता है तो ये प्रोडक्ट्स भी जो है ना फिल्टर होनी चाहिए हमारे। हमने अपना एक लेंथ का मेथड अप्लाई किया हुआ है यहाँ पे आके, माई प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ। माई प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ क्या काम कर रहा होता है, ये हमारे पास एक ऐसा मेथड है जो कि हमारे पास जितनी प्रोडक्ट्स हैं, लाइक हमारे पास एक एरे के अंदर जितनी भी चीज़ें स्टोर हैं वो उन सभी की लेंथ बता देता है। जैसे कि सर वो लेंथ इसकी बताएगा, डाटा टाइप सेम होनी चाहिए या सबकी मल्टीपल डाटा टाइप की वो लेंथ? नहीं सब पे वो मेरे एरे का बताता है, डेटा टाइप की जरूरत नहीं है, वो मेरे एरे का बताता है। नहीं, इसमें देखिए ना मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं समझ गया आपकी बात कि अगर इसकी जगह आईडी की जगह कुछ नेम हो जाता, डेटा टाइप डिफरेंट वगैरह हो जाता कि ये उसकी डिफरेंट हो जाती, तो वो हमारे एरे को टारगेट करता है कि एरे के अंदर कितनी आइटम्स मौजूद हैं इस टाइम पे। लेंथ का मेथड हमारे एरे को टारगेट कर रहा होता है। ठीक है, इसको लाइक मैं कंट्रोल डी करता हूँ, इस बार इसकी आईडी की बजाय मैं इसको नम दे देता हूँ, डिफरेंट हो गया। ठीक है, सेव करेंगे। वो फिर मुझे यहाँ पे आके उसने एक मुझे, हाँ इसकी मैं ये नम को चेंज कर देता हूँ, 73 कर देते हैं इसको, एक बार आके 7 हो गया हमारे पास यहाँ पे। ठीक हो गया, तो ये कुछ इस तरह से काम कर रहा होता है। इस पर आपको वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका डेटा टाइप सेम हो। आईडी 7 कर रहा हूँ, जैसे मैंने सेव किया तो 7 प्रोडक्ट्स मेरे पास आ जाएंगे यहाँ पे, और वो जो है सभी को डिफ्रेंशिएट कर सकता है। रिमूव का क्या फंक्शन? अब मैं वो अप्लाई कर, अब मैं वो आपको समझा देता हूँ। याद है, सबको क्लियर है? आप लोगों को समझ आ गया था? आ गया था, कोई मसला नहीं है। फिर भी आज जो हमारा टास्क है ना, एक तरह का प्रोजेक्ट है, यूज इफेक्ट के थ्रू हम लोग वो करेंगे सारे। ठीक है, आपकी तबीयत सेट है? रो रही है? अच्छा जी, तो ये कुछ सीन है हमारे पास यहाँ पे। और अब मैं क्या काम करूँगा, जो हमारा फिल्टर का मेथड है, फिल्टर का मेथड क्या काम कर रहा है, जैसे हमारे पास मैप का मेथड है ना, उसी तरह हमारे पास फिल्टर का मेथड है जो कि वापस प्योर फंक्शन है, एक प्योर मेथड है। ठीक है, जो कि वापस हमारे एरे के अंदर कोई चेंजिंग नहीं करेगा, ओरिजिनल एरे के अंदर कोई चेंजिंग नहीं करेगा, एक कॉपी जनरेट करेगा, उसके अंदर आके सारी चेंजिंग कर रहा होगा। अब यहाँ पे ये क्या काम करते हैं, इसका मेरी जो काम है वो ये काम है कि एक स्पेसिफिक जो भी हमारे पास एक चीज़ें हैं उनमें से कोई स्पेसिफिक चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके हमें दे देता है। ये फिल्टर का काम ही ये है। किस तरह से हम लोग क्या काम करते हैं, लेट रिमूव सिंगल आइटम के नाम से मैंने अपना एक फंक्शन बनाया है, और आईडी के थ्रू जो है ना मैं उसको डिलीट करने वाला हूँ। यहाँ पे आके आईडी के थ्रू मैंने किया लेट सिंगल प्रोडक्ट के नाम से अपना वेरिएबल, और माय प्रोडक्ट्स मेरी स्टेट थी यहाँ पे।
उसके ऊपर मैंने पहले जो डॉट मैप का मेथड अप्लाई किया था, इस बार डॉट फिल्टर का मेथड अप्लाई कर दिया कि उसको फिल्टर करो। वापस ये भी हमसे एक पैरामीटर ले रहा है, जैसे मैप ले रहा था मेरी प्रोडक्ट्स, तो इस मेरी प्रोडक्ट के अंदर, इस पैरामीटर के अंदर वो सारा डेटा, उसकी कॉपी स्टोर हो चुकी है, उसकी कॉपी आ चुकी है इसके अंदर, ठीक है। तो मेरी प्रोडक्ट डॉट आईडी करके मैंने उसकी आईडी को एक्सेस कर लिया और उसको बोला कि अगर मेरी प्रोडक्ट डॉट आई डी इज इक्वल टू नहीं है मेरी इस आईडी के, तो आप क्या काम करो, आप सेट माई प्रोडक्ट्स को वहां पे आके टारगेट करो और उसको पास कर दूंगा मैं मेरा ये वाला वेरिएबल सिंगल प्रोडक्ट, बस। सर ये पैरामीटर कहाँ से ले रहा है वो आईडी वाला? ये वाला आईडी वाला पैरामीटर, ये इसको हम लोग इंडेक्स के थ्रू देते हैं, जो हमने इंडेक्स हम पढ़ी हुई है कि 0 से स्टार्ट होती है हमेशा, वो इंडेक्स कभी भी इक्वल नहीं होती है हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए वो उसके साथ मैच करता है इसको। अब इसको जो है, इस फंक्शन को मैं कॉल करा रहा हूँ बस मेरी बटन के ऊपर आके, ये है ऑन क्लिक रिमूव सिंगल आइटम का मैंने कॉल कराया और वो रिमूव किसके थ्रू करा है, मेरी प्रोडक्ट डॉट आईडी के थ्रू, तो आईडी के थ्रू वो डिलीट कर देगा। बस ब्राउजर के अंदर आओ और चेक करो और रिमूव करो, रिमूव करता जाएगा वो सभी के साथ, ठीक है। और गेट आइटम्स के ऊपर हमने ये भी काम किया था कि गेट आइटम के ऊपर जब दोबारा क्लिक हो सारी प्रोडक्ट्स दोबारा से वापस आ जाए। थैंक यू साहिल। और वापस अगर आप रिमूव और पे क्लिक करो सभी रिमूव भी हो जाएगा और सभी, कोई मसला नहीं, कोई मसला, क्लियर है, डन हो गया। अब हम लोग अगला टास्क अपना स्टार्ट करते हैं। सर ये क्या टॉपिक है ये? यूज स्टेट, यूज स्टेट है, यूज स्टेट है। आपको अगर कोई मसला है ना तो फिर आपने मुझे टेक्स्ट कर देना है। सर आप रिप्लाई नहीं करते। हाँ वो अलग बात है, लेकिन मैं देख लेता हूँ जब थोड़ा सा, जैसे ही थोड़ा सा फ्री होता हूँ मैं फिर फौरन रिप्लाई कर देता हूँ यार, ऐसा यूज स्टेट है। ये रिमूव में और फ्लैशबैक और ये वन बाय देखो ये चीज़ आपको ढूंढनी पड़ेगी कि फिल्टर कहाँ से मिलेगा। तो अभी मैं आपको बताया था फिल्टर का है, और ये दूसरा इसके साथ बस ये फिल्टर ही है। मैप तो आपको करवा दिया ना, मैप और फिल्टर एक साथ ही होते हैं। एरे के मेथड्स आइए। अगला टास्क हमारा क्या है, अगला जो हमारा टॉपिक है मेनली वो है यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट क्या काम कर रहा है, एक तरह का ये भी हुक है, और ये किस तरह से काम करता है उसके बारे में आके हम लोग बात करते हैं। मैं लिखूंगा यहाँ पे आके अपना यूज इफेक्ट हुक, बल्कि हुक्स के अंदर मुझे अपना ये बनाना है ना, हुक्स के अंदर ही आऊंगा मैं, और इसके अंदर आके मैं बनाऊंगा अपना एक और फोल्डर यूज इफेक्ट हुक। यूज इफेक्ट हुक के नाम से मैंने अपना फोल्डर बनाया और उसके अंदर जो है मैं अपनी एक फाइल बनाई यूज इफेक्ट हुक के नाम से, hook.js या कंपोनेंट इसको करते हैं। कुछ इस तरह से डन है, और RAFC करके सब वापस वो सारी सारी चीज़ें लेके आते हैं, डन है। और इसके अंदर है कि मैं अपना एक H1 का टैग डालूंगा, और पहले तो मैं अपना ये मोड चेंज कर लूँगा ताकि ये छोटी बड़ी चीज़ों में मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे। फिल्टर वाला वो यूज तो नहीं हो रहा है फंक्शन वगैरह यूज इफेक्ट के अंदर जी सेपरेट है ना? उस तरह का कुछ मैं करूँगा इसके अंदर, देखते हैं। प्रोजेक्ट है ना हमारे पास, प्रोजेक्ट के अंदर जो जो फीचर मुझे याद आता गया मैं ऐड करता जाऊँगा। H1 करते हैं और यूज इफेक्ट करते हैं, बस सेव करते हैं और index.js के ऊपर चलते हैं। और यहाँ पे जो मैंने यूज स्टेट को कॉल करवाया, इस बार किसको कॉल करवाऊंगा, यूज इफेक्ट को कॉल करवा देंगे। यूज इफेक्ट कंपोनेंट ये है, सेव किया, ब्राउजर के अंदर आया मैं, तो अब मुझे दिखना चाहिए मेरा यूज इफेक्ट का कंपोनेंट। हाँ ये बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग में है। बैकग्राउंड मैंने अपनी index.js के अंदर index.js को CSS दी हुई है, ये बैकग्राउंड कलर की, तो वो मुझे मिल गई है, तो इसको ऐसे रहने देते हैं हम लोग, ठीक है। आज जो इधर और अभी यूज इफेक्ट क्या काम कर रहा होता है हमारा, क्या चीज होती है सर? उसी बारे में पहले बता रहा हूँ। कोड करना मैंने छोड़ दिया, पहले उसके बारे में बात करने लगा हूँ। यूज इफेक्ट क्या चीज़ होती है हमारे पास, यूज इफेक्ट हमारे पास पहले तो एक तरह का हुक है, और ये हुक का काम क्या है, इस हुक का काम क्या है, इस हुक का काम है आपके सभी साइड इफेक्ट्स परफॉर्म करना। अभी साइड इफेक्ट्स क्या चीज़ें होती हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं हमारे पास आपके आउट ऑफ द कंपोनेंट रहकर कोई काम करना, कंपोनेंट से बाहर कोई काम करना। लाइक मेरे पास जो भी कंपोनेंट वो इस रिटर्न के अंदर है, डिव के अंदर सारा का सारा मेरा कंपोनेंट पड़ा हुआ है, बट इसके बाहर अगर मुझे कोई भी काम करना है तो मैं अपने यूज इफेक्ट को यूज करता हूँ इसके अंदर, और उसकी भी एग्जांपल दूंगा कि बाहर कौन सा काम हो सकता है। लेट्स सपोज सियासत खेलता है ये, कुछ ऐसे काम है इसका। लेट्स सपोज मुझे जो है ना कुछ ऐसा लॉजिक लगाना कि जैसे मैं मेरे बटन के ऊपर आकर क्लिक करता हूँ ना, मैं इसका टाइटल चेंज हो जाना चाहिए। टाइटल मेरा इस कंपोनेंट के अंदर कोई लिंक नहीं है, ठीक है, वो आउट ऑफ द कंपोनेंट काम है, बाहर चला गया वो वहां पे मैं अपने यूज इफेक्ट को यूज करूंगा। लेट्स सपोज कि मैं मेरी विंडो का साइज जो है ना छोटा बड़ा करता हूं, मैं ये काम कर रहा हूं। ये एक इवेंट है हमारे पास हमारी जावास्क्रिप्ट के अंदर ही रीसाइजिंग के नाम से, मैं उसी का एक प्रोजेक्ट आज करूंगा मैं इसके अंदर।
ठीक है, तो ये क्या काम करता है, इस तरह के साइड इफेक्ट्स को परफॉर्म करता है कि आपके कंपोनेंट के बाहर रहकर काम और उनका आपके कंपोनेंट के ऊपर कोई अमल दखल ना हो। लेकिन मेलिन का सिर्फ इस तरह के छोटे मोटे काम करना नहीं है, मेनली इसका काम है आपकी एपीआई को फेच करना। एपीआई को फेच करना मतलब अभी तो आप लोगों ने देखा है कि हमारे पास यार हमने जो डेटा यूज स्टेट के अंदर एक्सेस किया था वो डेटा हमने सारा खुद जनरेट किया था, ऐसे ही है ना, सारा डेटा हमने खुद जनरेट किया था। बट क्या हो कि हमारे पास डेटा आ रहा हो किसी एक लाइव एप्लीकेशन के थ्रू, जैसे कि मैं आता हूं और मैं यहां पे आके एक सर्च करूंगा newsapi.org, एक तरह की एप्लीकेशन, एक तरह की वेबसाइट है जहां पे आ जाके आपको आप लोगों की लाइव न्यूज मिलती हैं। चलिए स्लो नहीं कर देगा, क्या है, वेब पेज को स्लो नहीं कर देगा? नहीं करेगा। हम लोग इसका पूरा डेटा एक्सेस नहीं करने वाले हैं। वही बात करके दिखाता हूँ आप लोगों को। पहले तो इसको लॉगिन करूंगा और अगर मुझे मेरी मेल याद हुई तो ही है, वरना तो नहीं करूंगा मैं लॉगिन। हो जाना चाहिए यार, दुआ करें। दरअसल वो दूसरे लैपटॉप के अंदर था तो ये भी नहीं है। हाँ ये लॉगिन हो गया भाई, हो पासवर्ड आ गया। तो ये मैंने जैसे इसका लॉगिन किया ना, मैं जाऊंगा बैक टू होम के ऊपर, हमारे सारी लॉगिन हो गया, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर चलते हैं, एवरीथिंग के ऊपर मैं जाऊंगा यहाँ पे आके, और ये मेरे पास एक तरह का लिंक पड़ा हुआ है और मैं जैसे इस लिंक को जो है ना कंट्रोल सी करके न्यू टैब के अंदर जाकर कंट्रोल वी करता हूँ, कंट्रोल वी और एंटर करता हूँ। ये क्या है, हमारे पास एक तरह का ऐसा डेटा जो कि मैं यूज कर सकता हूँ। आप लोग इस डेटा को देखो ना तो हाँ यार, एक एरे है जिसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारे डेटा जैसे उसका कुछ रिसेम्बलेंस तो है, ठीक है। एरे है आर्टिकल्स के नाम से, उसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं। क्या हो अगर मैं इस डेटा को यूज करना चाहूं तो कर सकता मैं इसको यूज, किस तरह से मैं इसको यूज करूं? लाइक मैं अगर प्योर यूज स्टेट से यूज करूं, यूज इफेक्ट नहीं है मेरे पास, यूज स्टेट से यूज करूं, तो मैं क्या काम करूंगा, इस पूरे डेटा को कॉपी करूंगा, अपने पास जाकर पेस्ट करूंगा अपने किसी फाइल के अंदर, और फिर वो जो मेरा एरे होगा उसको मैं स्टोर करवाऊंगा मेरी एक किसी स्टेट के अंदर। यूज स्टेट का काम तो ये है ना, कुछ इस तरह का काम। बट क्या हो कि मुझे मैं इस पूरे को कॉपी ना करना चाहूं, मैं सिर्फ और सिर्फ इस एक लिंक के थ्रू सारा काम करना चाहूं, ठीक है। सिर्फ मेरे पास एक तरह का लिंक है, मुझे इस कोड के साथ कोई गर्ज नहीं है, मेरे पास अगर एक लिंक पड़ा हुआ है मैं उसके थ्रू सारा काम करना चाहता हूं। तो इससे की जो भी चीजें जो कि आपकी लाइव एप्लीकेशन या लाइव किसी और एप्लीकेशन के थ्रू आ रही हो, इसको मेनली हम लोग बोलते हैं एपीआई। मैंने बात की थी शायद पहले एपीआई के बारे में, नहीं की तो अब कर रहा हूं। फिर एपीआई होती है हमारे पास, किसी और बैच में की होगी मैं, क्योंकि मैं करता रहता हूँ। एपीआई होती है हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। अब ये क्या चीज होती है हमारे पास, एपीआई एक ऐसी चीज होती है जो कि एक सर्वर से किसी डेटा को एक्सेस करके हमें लाकर दे देती है, ये हमारी एपीआई होती है बस। अब यहाँ पे जो है ना, ये पूरा का पूरा जो डेटा है ना, ये मुझे मिला है मेरी न्यूज एपीआई के थ्रू। न्यूज एपीआई है, तो न्यूज एपीआई ने मुझे मेरा सारा का सारा डेटा दे दिया हुआ है। इसी तरह हमारे पास नासा एपीआई पड़ी है जो कि नासा की सारी इंफॉर्मेशन हमें देती है। हमारे पास स्पॉटिफाई एपीआई पड़ी जो कि सारे स्पॉटिफाई के ऊपर जितने भी इस टाइम पे गाने पड़े हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन देगी हमें, कि इसका सिंगर कौन है, इसमें ये पिक्चर किसके ऊपर हुआ है, वो सारी चीज़ें। मूवीज एपीआई है हमें जो कि सारी मूवीज की इंफॉर्मेशन देती है, एक्ट्रेस एक्ट्रेसेस विलन वगैरह एंटागोनिस्ट वगैरह जो भी चीज़ें उसके अंदर होती हैं वो सारी हमें वो शो करवाती है। इस तरह की डिफरेंट एपीआई होते हैं, हम लोग उनको यूज करते हैं एक सर्वर से किसी डेटा को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। अब क्या हो, मैं आपको खैर एपीआई थोड़े और सिंपल अल्फाज में अगर बता दूं कि सर्वर वाला तो थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल लग रहा है मुझे, तो एपीआई आप कह सकते हो कि अगर मैं हूं एक यूज़र, ठीक है, और चलो यूज़र को छोड़ ही दो, मैं एक कस्टमर हूं, मैं एक कस्टमर हूं और मैं जाता हूं मेरे किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर, और वहाँ पे जाके मैं कोई ऑर्डर करता हूँ किसी भी चीज़ को, कोई भी मैंने अपना खाना ऑर्डर कर दिया है, तो क्या होगा, मेरे पास एक वेटर है, उसने मेरा ऑर्डर लिया और गया अपने किचन के अंदर और वहाँ पे जाके उसने ऑर्डर बनाया, जो भी किया और ला के मुझे मेरे टेबल के ऊपर दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे वो जो वेटर है ना, वो एपीआई है। उसने क्या काम किया, मेरा डेटा मतलब मेरा ऑर्डर लेकर आया, कहाँ से, अपने किचन से, मीन्स अपने सर्वर से। एक सर्वर से मेरे वेटर ने क्या काम किया, अपने किचन में गया, मेरा खाना लेके आया और यूजर को मीन्स मुझे लाकर उसने दे दिया। एपीआई का काम यही है, एक सर्वर पे जाएगी, उसके डेटा को एक्सेस करेगी, यूजर को लाकर वो दे देगी, बस। एपीआई का काम सिर्फ इतना है, इसके अलावा एपीआई का कोई काम नहीं है। अब न्यूज एपीआई कुछ यही काम कर रही है,
ये एक लिंक है हमारे पास, यहाँ पे हम लोग इस लिंक के थ्रू इस पूरे डेटा को एक्सेस करने वाले हैं। इस तरह की डिफरेंट एपीआईज होती हैं हमारे पास, मैं आपको कुछ दिखाऊंगा। ऑब्वियस है हम लोग इसके ऊपर कुछ प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं आगे जाके, बट ये जो भी काम है ना एपीआईज को फेच करना, ये हम लोग करते हैं अपने इस यूज इफेक्ट के थ्रू, ठीक है। ये भी हमारे पास जो काम है वो आउट ऑफ द कंपोनेंट काम हो रहा होता है। और आउट ऑफ द कंपोनेंट ये काम कैसे हुआ, ये ऑब्वियस है यार, एक लाइव एप्लीकेशन से आपका सारा डेटा आ रहा है, ऐसे आपके पास कोई डेटा स्टोर नहीं पड़ा हुआ, लाइव एप्लीकेशन से आपका डेटा आ रहा है। और क्या हो कि आपका डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा हो, तो ऐसा हो सकता है कि वो डेटा जो है रेंडर होने में टाइम ले, आपके पास आने में टाइम लगे, आपके पास इंटरनेट नहीं है तो फिर तो ऑब्वियस आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए जो है पहली बात तो ये है कि हमें इंटरनेट की अशद ज़रूरत है इस चीज़ के लिए, अशद। एपीएस मेनली हम लोग इसके थ्रू अपनी एपीएस को फेच करने वाले हैं यहाँ पे, और मैं आज आपको एक करके दिखा भी दूंगा किस तरह से इसके अंदर काम करते हैं। अगर टाइम मिला हमें तो पहले उसके बेसिक्स देखेंगे यूज इफेक्ट के। आज इधर तो समझ आ गई एपीआई की क्या काम कर रही है हमारी एपीआई। सर अगर एपीआई से हमने कोई स्पेसिफिक डाटा लेना हो, फॉर एग्जांपल अगर हमें चाहिए वो कैसे कर सकते हैं, आप बस फिल्टरिंग करेंगे। फिल्टरिंग करेंगे कि आप कहते हो कि मुझे सारा डेटा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इस पूरे में से सिर्फ और सिर्फ वो न्यूज़ जो कि सिर्फ बिटकॉइन के ऊपर है। कर सकता हूँ वैसे, तो मैं क्या काम करूँगा, उसको फिल्टर कर दूँगा। जो भी डेटा है ना, डेटा डॉट फिल्टर करो, और उसको पहले मैंने आईडी के थ्रू फिल्टर किया था कि माई पैरामीटर डॉट आई डी इज इक्वल्स टू, अगर ये है तो बोलूँगा अगर माई पैरामीटर डॉट टाइटल इज इक्वल्स टू है मेरे बिटकॉइन के, तो क्या होगा, जिसका भी टाइटल बिटकॉइन होगा वो एक्सेस करके आपको देगा, बाकी कोई चीज़ नहीं देगा वो। कुछ इस तरह से काम हो रहा होता है हमारा। आज जरा इधर इसको जरा अपनी काम में लेकर चेक करते हैं कि ये किस तरह से काम करता है हमारा। यूज इफेक्ट के ऊपर मैं आऊँगा यहाँ पे सबसे पहले तो यूज इफेक्ट हुक, ठीक है। और इसका जो है ना मैं कर रहा हूँ एक बस टेक्स्ट की अलाइन को सेंटर, क्योंकि मैं आई थिंक इसके अंदर बूटस्ट्रैप ऐड की हुई है, टेक्स्ट माइनस सेंटर, और बस ठीक है। मैं ये काम करना चाहता था यूज इफेक्ट। आ जाओ इधर। अब हमें क्या काम करना है, यूज इफेक्ट का जो सेंटेक्स है ना वो हमारे पास क्या है, वो कुछ ये है। यूज इफेक्ट के पहले तो कुछ रूल्स हैं, मैं आपको वो बता दूं, थोड़ी बहुत इसकी थ्योरी है वो मैं आपको बस स्टार्टिंग में बता दूं कि ये हमेशा रन करता है जब जब आपका कंपोनेंट रन करेगा। जितनी बार आपका पेज रन करे, जितनी बार आपका कंपोनेंट रेंडर होगा, उतनी बार आपका यूज इफेक्ट का लॉजिक रेंडर होगा। फॉर एग्जाम्पल जो सर इधर, और मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर जो है मैं लिखता हूँ मेरा रेंडरिंग कंपोनेंट, सही है, यहाँ पे मेरा कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। बट मैं आता हूँ मेरे यूज इफेक्ट के अंदर भी ये इसका स्निपेट है, और बाय डिफॉल्ट मैं सारी चीज़ों को ख़त्म करूँगा। और चलो मैं इसको खुद ही बना लेता हूँ, ये आपको सेंटेक्स देख के आप लोग डर गए होंगे, मैं इसको खुद ही बना लेता हूँ। यूज इफेक्ट कुछ ये, और ये एक तरह का कॉल बैक लेते हैं हमसे कुछ इस तरह से, एरो फंक्शन लग गया और ये आ गया हमारा यूज इफेक्ट। सिंपली ये है, ये हमारा यूज इफेक्ट है। अब जरा इसके अंदर आकर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ कॉलिंग यूज इफेक्ट लॉजिक, सेव, कंसोल डॉट लॉग किया हुआ है। अब सीन कुछ ये है कि जैसे मेरा कंपोनेंट रेंडर होता है ना, उसी के साथ मेरा यूज इफेक्ट वाला लॉजिक भी रेंडर हो जाता है। अगर मैं आपको दिखाऊं मेरा कंसोल, तो आप लोग देखोगे यहाँ पे आके राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, और इसको जो है कंसोल के ऊपर आकर चेक करो, चेक करें आप लोग क्या आ रहा है मेरे सामने, रेंडरिंग कंपोनेंट जो मेरा, जहाँ पे मेरा कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, बट उसके बाद कॉलिंग यूज इफेक्ट लॉजिक भी रेंडर हो रहा है। यूज इफेक्ट के अंदर मैं जो भी लॉजिक डालूंगा वो भी उस मेरे कंपोनेंट के साथ ही रेंडर हो जाएगा। जितनी बार मेरा कंपोनेंट रेंडर होगा, उतनी ही बार मेरा यूज इफेक्ट वाला लॉजिक रेंडर होगा। लाइक ऐसा हो कि मैंने एक बटन बनाया हो और वो एक तरह का काउंटर हो, वो तो पता है क्या होगा, जब जब मैं मेरे काउंटर को अपडेट करूंगा, मेरा यूज इफेक्ट वाला लॉजिक भी रेंडर करता जाएगा। ये इसका पहला रूल है। क्या है कि हमेशा रेंडर होगा जब जब आपका कंपोनेंट रेंडर हो रहा होगा। अब जरा इसी चीज़ को जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे इसके जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो 3 रूल्स हैं। हमने इसकी पहले रूल की थ्योरी थोड़ी देखी है, अब इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि इसका कहने का मतलब क्या है। आज जो जरा इधर कॉलिंग यूज इफेक्ट की इसके अंदर वैसे ही रहने देते हैं। मैं अपना बना रहा हूँ यहाँ पे आके एक div डॉट कॉन्टेंट के नाम से या माई कॉन्टेंट के नाम से एक क्लास, जिसके अंदर है कि मैं बना रहा हूँ अपना एक तरह का वैल्यू h2 के अंदर डालूंगा मैं, मेरी कर्ली ब्रेसेस के अंदर वैल्यू, और मैं अपनी एक स्टेट बनाने वाला हूँ वैल्यू के नाम से। तो अभी मुझे एरर मिलने वाला है, ठीक है, वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो आज जरा मैं अपनी स्टेट बना लेता हूँ फिर एक वैल्यू के नाम से, यूज स्टेट स्निपेट और वैल्यू और सेट वैल्यू। अब तो यार हट जाना चाहिए मेरा वैल्यू और सेट वैल्यू, और बाय डिफॉल्ट इसको 0 रखते हैं, कोई मसला
और इसको मैं ऊपर इंपोर्ट भी कर लूँगा। एक तरह कहीं काउंटर ही हो गया ना, जब हमने काउंटर भी जो लास्ट टाइम बनाया था, ये वही है। अब ये चीज़ चेक करें, मुझे मेरे ब्राउज़र में दिखने वाला है कुछ ये 0, मुझे मेरे ब्राउज़र में ये चीज़ दिख रही है। और हाँ, साथ में मैं इसके एक बटन भी बना देता हूँ, बटन और बटन डॉट btn, क्लास नेम इसको देते हैं btn और btn माइनस सेकेंडरी नहीं सक्सेस, कुछ इस तरह से। और इसके अंदर मैंने कोई चीज़ डाली नहीं है, अपडेट, कुछ ये चीज़ है, ये हमारे पास आ गया। हाँ, इसको मुझे सेंटर में रखना चाहिए ताकि ये मुझे ज़्यादा मसला ना करे। और मैं इसको जो है ना थोड़ी बहुत CSS दूंगा यहाँ पे आके, यूज इफेक्ट डॉट CSS करके, डॉट CSS नहीं, डॉट JS नहीं, डॉट CSS, ठीक है। और इसके अंदर आके अब मैं क्या काम करता हूँ, जो मेरा डॉट माई कॉन्टेंट है ना, मैं उसके डिस्प्ले को फ्लेक्स करके उसके फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम करूँगा, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, और उसके बाद उसका जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, कुछ इस तरह से। और बस इसको मैं ऊपर इंपोर्ट कर दूंगा, फिर आकर इतना ही CSS दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं। इंपोर्ट करवाओ मेरी डॉट स्लैश यूज इफेक्ट डॉट CSS को, डन। तो ये हमारा जो है काम करना चाहिए। काम तो कर गया। मुझे अलाइन आइटम भी सेंटर इसको दे देना चाहिए, ठीक है। अलाइन आइटम्स भी इसके सेंटर कर दो आप। हाँ, बस यही काम है हमारा। अच्छा, अब देखो ज़रा वापस एक बार रिलोड करते हैं, इसके अलावा और मुझे कोई काम नहीं करना। मेरा लॉजिक है कि मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना, मेरा ये 0 अपडेट होना चाहिए 1 2 3 4 5 वगैरह के अंदर। मेरा कुछ इस तरह का लॉजिक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पर और वापस अपना लॉजिक लगा देते हैं फिर। और मैं क्या काम करता हूँ, अपना एक सेट ना फंक्शन बनाता हूँ फिर अपना, या फिर इसी के ऊपर है कि अपनी सेट को टारगेट, सेट वैल्यू को टारगेट कर लेते हैं, इनलाइन फंक्शन बना देते हैं अपना। ऑन क्लिक जैसे इसके ऊपर आके होता है, ऑन क्लिक जैसे इसके ऊपर आकर हो, तो आप क्या काम करो, सेट वैल्यू को टारगेट करो और क्या करो, मेरी वैल्यू को +1 कर दो उसके अंदर, कुछ ऐसे ही है। यही था ना कि स्टेट को जो है उसको अपडेट करो। बट मैं जैसे इसको सेव करूंगा तो ना इन्फिनिट लूप में जाने वाला है, जो है क्रैश करने वाली एप्लीकेशन, मुझे आप लोग बताएंगे क्यों करने वाली है। सेव किया, हाँ जी, एरो फंक्शन बिल्कुल, ये देख लो मेरी एप्लीकेशन क्रैश कर गई। कहाँ गया वो, इन्फिनिट लूप के अंदर चला गया, ठीक है, क्योंकि जो है वो बार बार उसके ऊपर खुद ही क्लिक करता जा रहा है, उसको अपडेट करता जा रहा है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग अपना वही एरो फंक्शन लगाते हैं, ठीक है। सेव किया, ब्राउजर के अंदर आया मैं, और ये चीज़ चेक करें आप लोग। मैं जैसे आकर क्लिक करता हूँ, मेरे इसके ऊपर क्लिक किया, चेक करो मेरा अपडेट हो रहा है, बट मेरी कंसोल भी चेक करो। क्लिक कर रहा हूँ, मेरा जब मेरा कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, साथ में कॉलिंग यूज इफेक्ट लॉजिक भी हो रहा है। ऐसे ही है, मैं क्लिक करता जा रहा हूँ, साथ में यूज इफेक्ट वाला लॉजिक रेंडर होता जा रहा है मेरा यहाँ पे आके। डन है। तो इसका ये मतलब था मेरे कहने का कि जब जब आपका कोई भी कंपोनेंट के अंदर कोई भी चीज़ रेंडर हो रही होगी ना, आपका वो यूज इफेक्ट वाला लॉजिक रेंडर होना है, होना ही होना है। इसका पहला रूल ये है। खैर, इससे बचने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें, हम लोग उसको भी आगे देखेंगे, पर फिलहाल तो हमें ये चीज़ पता चली है। अब यूज इफेक्ट के अंदर में अपना कोई आउटर कंपोनेंट, कोई काम अगर है ना, आउटर मेरा कोई भी टास्क है, मैं उसको करके देखता हूँ। लाइक जो स्टार्टिंग में मैंने बात की थी, टाइटल, मेरा टाइटल को चेंज करते हैं। मैं कहता हूं कि जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ ना, तो मेरा ये टाइटल जो रिएक्ट ऐप है वो चेंज हो जाना चाहिए। मैं कुछ ये काम चाह रहा हूँ, आ जाओ जरा इधर। और मैं क्या काम करता हूँ, इसी यूज इफेक्ट के अंदर कंसोल डॉट, चलो ऐसे पढ़ा रहने देते हैं, मैं करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल। हमने देखा है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट में ID होता है, गेट एलिमेंट में क्लास होता है, क्वेरी सिलेक्टर होता है हमारे पास सो सारी चीज़ें। बस इससे हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल भी होता है, जो कि हमारे उस टाइटल को एक्सेस कर रहा होता है मेनली, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल जो है ना, हम लोग उसको बोलेंगे कि डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल को आके एक्सेस करो आप लोग, और उसको आप क्या काम करो, मैं उसको जो है इक्वल टू कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल को मैं बैकटिक इक्वल करूँगा, और मैं न्यू वैल्यू इसको दे दूँगा, क्या, मेरी टेम्पलेट लिटरल और मेरी वैल्यू कुछ ये सही है। बाय डिफॉल्ट अब चेक करो कि आपके पास न्यू वैल्यू 0 आ रही है, क्योंकि बटन भी 0 ही है, ऐसे ही है ना। यहाँ पे मेरी वैल्यू भी 0, मैं जैसे इसके ऊपर आकर क्लिक करता हूँ, हाँ वो चीज़ अब अपडेट हो रही है, मेरा टाइटल अपडेट हो रहा है यहाँ पे आके। न्यू वैल्यू 1 आ गई, 2 3 4 5 6, जितनी भी मैं यहाँ पे अपडेट करता जाऊँगा, यूज इफेक्ट वाला लॉजिक वहाँ पे रन होता जा रहा है, वो चीज़ मेरी रेंडर कर रहा है वो वहाँ पे जाके प्रॉपरली। ये काम है हमारे इस यूज इफेक्ट का, कि आउटर द कंपोनेंट आपका जो भी काम है वो परफॉर्म करेगा, और जब जब आपका कंपोनेंट रेंडर होगा, आपका यूज इफेक्ट वाला लॉजिक रेंडर होना ही होना है। पहली बात तो ये होगी, ठीक है। और मैं इसको एक बस बीच में ये दे देता हूँ। डॉक्यूमेंट हम हुक से बाय भी नहीं लिख सकते। क्या हुआ? डॉक्यूमेंट
किससे बाहर? हुक से बाहर नहीं। हुक से बाहर नहीं, हुक से बाहर नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल इससे बाहर नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये अगर बाहर लिखेंगे वो ग्लोबल हो जाएगा, मुझे इसको सिर्फ इस कंपनी के अंदर रहकर काम करना है ना। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर वर्किंग में है। ठीक है, न्यू वैल्यू वगैरह सारी चीज़ें आ रही हैं, बट क्या हो कि अगर मैं चाहूँ कि बाय डिफॉल्ट या न्यू वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए, बाय डिफॉल्ट जो है मुझे मेरी वही दिखनी चाहिए रिएक्ट टैब का वाला जो ओरिजिनल टाइटल था, बट जैसे क्लिक हो तब वो वैल्यू मुझे अपडेट होती हुई दिखे। मैं कुछ ऐसा का काम चाह रहा हूँ। अस्सी बेटा रात को सोई नहीं थे, रात को नहीं सोए थे, सुबह का मैं कॉलेज में भी बैठा था। मैं रात को नहीं सोया, सारी रात नहीं सोया मैं। रात को मजा। खड़ा हो जा, बैठा है सारा दिन सारी कुछ। हाँ ठीक है, सही है। बैठा था फिर सो जाना। फिर सो जाना यार, किसने इसमें कॉन्फिडेंस से कहने कि फिर सो जाना है मैंने? खड़ा हो जा बेटा, चल खड़ा हो जा। अच्छा ठीक है, तो अब आके हम लोग क्या काम करते हैं, अपनी कुछ इफ एल्स कंडीशन लगा रहा हूँ मैं, और मैं मेरी लॉजिक अपना ये लगाना चाह रहा हूँ कि अगर मेरी जो वैल्यू है वो 0 से ज़्यादा है तभी आप जो है इसको अपडेट करो, वरना अपडेट नहीं करो। बस ये बेसिक सा लॉजिक है हमारा। इफ एल्स कंडीशन लगाते हैं, मैं बोलूँगा इफ माई वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 या फिर ग्रेटर देन 1 करते हैं, और तब आप क्या काम करो, तब इस टाइटल को जो है ना चेंज करो। ठीक है, सेव किया, ब्राउजर के अंदर आया, मैं क्लिक किया तो, और उसने अपडेट तो नहीं किया, वहाँ पे दोबारा क्लिक करता हूँ तो हाँ फिर वो अपडेट करेगा। ठीक है, मुझे ये काम करना है, मुझे इज इक्वल टू भी लगाना पड़ेगा ना, यहाँ पे आके इज इक्वल टू भी लगाते हैं। तो जैसे ही वो 1 से अपडेट करेगा, बाय डिफॉल्ट जो है रिएक्ट टाइटल आना चाहिए मेरे पास। हाँ जी, बाय डिफॉल्ट रिएक्ट ऐप आ रहा है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ कुछ इस तरह से, हाँ ये न्यू वैल्यू 1 आ रही है, और मेरा जो यूज इफेक्ट वाला लॉजिक है वो रेंडर हो रहा है, कंसोल में मेरा प्रिंट कर रहा है, और ये भी मेरा चेंज हो रहा है जैसे मैं मेरे बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। इसका ये मतलब है कि जब मेरा कंपोनेंट रेंडर होगा, यूज इफेक्ट वाला लॉजिक रेंडर हो रहा है मेरा, मैंने उसके अंदर सिर्फ एक बेसिक सा लॉजिक डाला है कि मेरा टाइटल चेंज करो। ठीक है, अब एक तो चीज़ ये हो गई कि हमारा कंपोनेंट के साथ साथ हमारा यूज इफेक्ट वाला लॉजिक रेंडर होता है। इस चीज़ को प्रिवेंट करने का क्या तरीका है? ये जो हमारे पास चीज़ प्रॉपर आई हुई है, इसको मैं किस तरह से रोक सकता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता यार कि हमेशा जो है चीज़ रेंडर होती ही रहे मेरी। मैं चाहूँगा कि यूज इफेक्ट वाला लॉजिक सिर्फ एक बार रेंडर होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या चीज़ आती है, हमारे पास आता है इसी का यूज इफेक्ट का एक सेकेंड पैरामीटर। यूज इफेक्ट के मेनली 2 पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट पैरामीटर होता है इसका आपका ये कॉल बैक, जिसके अंदर आप प्रॉपर अपना सारा काम कर रहे होते हो। ठीक है, यहाँ तक आके वो है यहाँ तक यूज इफेक्ट वाला, ये इसका फर्स्ट पैरामीटर। जो सेकंड पैरामीटर होता है इसका कॉमा करो, और इसका जो सेकंड पैरामीटर होता है वो होता है आपका एक एम्प्टी अरे। मेनली इसको बोलते हैं डिपेंडेंसी का एरे। ठीक है, यूज इफेक्ट के अंदर डिपेंडेंसी का एरे। अब अगर जब मैंने अपना एम्प्टी अरे यहाँ पे आके लगा दिया ना, इसका ये मतलब है कि अब मेरा यूज इफेक्ट ओनली इनिशियल टाइम पे रन करेगा, फर्स्ट टाइम, उसके बाद रन नहीं करेगा। जो भी यूज इफेक्ट के अंदर लॉजिक लगा हुआ है सिर्फ और सिर्फ एक बार रन करेगा, उसके बाद वो बार बार रन नहीं करने वाला। सेव करते हैं, ब्राउजर के अंदर आते हैं, और अब जरा आके चेक करते हैं कि काम किस तरह से करता है हमारा। बाय डिफॉल्ट मेरा रेंडरिंग कंपोनेंट और कॉलिंग यूज इफेक्ट वाला लॉजिक आ रहा है। मैं क्लिक करता हूँ ना, तो ये चीज़ चेक करोगे आप लोग, ना मेरा टाइटल चेंज हो रहा है ना कुछ और चीज़ हो रही है, और यहाँ पे बार बार कॉलिंग यूज इफेक्ट वाला लॉजिक नहीं आ रहा है, क्योंकि वो उसको प्रिवेंट करिएगा कि आप सिर्फ इनिशियल टाइम पे रन करोगे, बार बार रन नहीं करोगे आप लोग। ठीक है, इनिशियल टाइम पे हमने रेंडर जनरल उसकी वो प्रॉपर्टी डालनी है। हाँ। सेव कर रहा है। अब यही जो चीज़ें हम लोग आगे जाके यूज़ करने वाले, इसमें मैं आपको अभी ये चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि वो सिर्फ इनिशियल टाइम पे रन करने के लिए कहा है। अब देखो, अगर मैंने इफ की कंडीशन ना लगाई होती, एक बार, अब मेरा टाइटल एक बार चेंज होगा, रिलोड करो, अब मेरा टाइटल एक बार चेंज हो गया एक बार टाइटल चेंज, बट इसके बाद दोबारा नहीं होगा, चेक करो। ठीक है, तो मैंने क्लिक किया बगैर ही चेंज हो गया इनिशियल टाइम, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा कंपोनेंट रेंडर हुआ, हमारा वो यूज इफेक्ट वाला लॉजिक भी रेंडर हो गया। ठीक है, अब मैं उस पर आ रहा हूँ। एपीआई मेनली इसका टास्क एपीआई फेच है। ये जो छोटा मोटा काम किया, ये तो आपको समझाने के लिए क्या कि इसका जो सिंटैक्स वगैरह वो क्या है। मेनली इसका काम एपीआई फेच करना है, कि आपकी तरह से अपनी एपीआई को फेच करो, कि जो मैंने आपको अभी एक एपीआई बताई, अगर मुझे उसके सारे डेटा को एक्सेस करना हो, मैं इसको यूज़ करूँगा। क्या हो कि मैं एक एपीआई के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं सारे डेटा को एक्सेस कर रहा हूँ, और मेरा यूज़ इफेक्ट वाला लॉजिक मैंने वो उसको यूज़ इफेक्ट के अंदर डाला हो, ठीक है, और वो बार बार रन करता रहे, मेरा एपीआई का डेटा बार बार फेच होता रहेगा। उसके भी एम्प्टी अरे लगा देंगे। ऐसा है ना कि अगर मैंने उसको ना अपना ये ना लगाया, एम्प्टी अरे नहीं लगाया, तो मेरा यूज इफेक्ट वाला लॉजिक बार बार एंटर होता रहेगा। यूज इफेक्ट के अंदर मैंने मेरी एपीआई को फेच किया हुआ है, तो जब एपीआई को फेच किया हुआ है, इसका ये मतलब है कि यार बार बार वो सेम डेटा को फेच करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, और एट द एंड इन्फिनिट लूप, वेबसाइट क्रैश।
ठीक है। तो इसलिए हमें दोनों चीज़ों की ज़रूरत है कि सिर्फ इनिशियल टाइम पे भी रन करें, एपीआई के टाइप जब हम एपीआई फैच करेंगे तब सिर्फ इनिशियल टाइम पे रन करेंगे उस चीज़ को, पर उसके अलावा अगर कोई और काम करें तो हम लोग फिर नहीं लगाएंगे अपनी डिपेंडेंसी, तब हम लोग अपने कंपोनेंट के साथ साथ उसको रेंडर करते रहेंगे। डन है, ये मैं आपको काम करके दिखाऊंगा। तो मैं इसको फिलहाल इफ एल्स कंडीशन लगा रहा हूँ यहाँ पे आके। तो ये जो है ना हमारे पास ये हमारा होता है एम्प्टी अरे की डिपेंडेंसी। अब आप लोग बाजी को आज ये भी चाह सकते हो कि आपके पास यूज इफेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा लॉजिक पड़ा हुआ है, मल्टीपल स्टेट्स पड़ी हैं, तो आप किसी एक स्टेट को चाह रहे हो कि यार कोई एक स्टेट जो है ना वो आपके कंपोनेंट के साथ साथ अपडेट होती रहे। लाइक ये है कि मैंने इसके डॉक्यूमेंट और टाइटल किया हुआ है, उसके साथ में इसका साइजिंग वगैरह भी कर देता हूँ, बट मैं चाह रहा हूँ कि जैसे मेरा कंपोनेंट रेंडर हो, जितनी बार मेरा कंपोनेंट रेंडर हो उतनी ही बार मेरा टाइटल चेंज होता रहे। तो मैं सिर्फ टाइटल वाले की स्टेट को इसके अंदर लाकर पेस्ट करूंगा, डाल दूंगा। तो इसका अब ये मतलब है कि मेरा टाइटल जो है ना मेरे कंपोनेंट के साथ मेरा रेंडर होता रहेगा, भले ही वो यूज इफेक्ट के अंदर है और मैंने इसके अंदर डाल दिया बस उसको, ये इसका है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं ना तो अब मेरे पास प्रॉपर वर्किंग में होंगी ये सारी चीज़ें। क्लिक करो, चेक कर लो, आ रहा है मेरे पास, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आपने कोई एक स्पेसिफिक चीज़ अपने जो है कंपोनेंट के साथ ही रेंडर करनी है और बार बार रेंडर करनी है, तब आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो अपने एपी एरे के अंदर, अपनी वो स्पेसिफिक स्टेट डाल सकते हो, कुछ ये काम कर सकते हो आप लोग वहाँ पे जाके। इस पे बताओ कोई मसला? क्लियर है? तो ये हमारे पास दो रूल्स हो गए इसके कि किस तरह से आप लोग काम करते हो यूज इफेक्ट के अंदर। एक तीसरा रूल और इम्पॉर्टेंट रूल है, और मेरी जो यूज इफेक्ट है ना ये हमारे पास परफॉर्मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मेंस जो होती है ना हमारी एप्लीकेशन की, उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं उस चीज़ पर भी आ रहा हूँ आगे। आप लोग ज़रा इस चीज़ को आगे ज़रा इस तरह से देखोगे, मैं करता हूँ यहाँ पे, मैंने क्या काम किया है, मैंने कुछ हिस्सा का काम यूज इफेक्ट का वाला लॉजिक मैंने यहाँ पे आके डाल दिया, सिंपली पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज़ ये बताने वाला था कि सिर्फ यूज इफेक्ट ही नहीं, ये हर एक हुक का रूल है कि आप उसको अपनी किसी भी कंडीशन के तौर पर नहीं डाल सकते हो। लाइक मैं इफ एल्स कंडीशंस के अंदर यूज इफेक्ट को नहीं डाल सकता, बट यूज इफेक्ट के अंदर इफ एल्स कंडीशंस को डाल सकता हूँ। क्या हो अगर मैं इस इफ को बाहर कर दूं, इस इफ को जो है मैं बाहर कर देता हूं और इसको बाहर, ठीक है, सेव किया मैंने इस चीज को, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है कि इफ कंडीशन है उसके अंदर सारा यूज इफेक्ट पड़ा हुआ है, ऐसे ही है ना। सेव करो और यहां पे चेक करो एरर क्या आ रहा है। रिएक्ट हुक यूज इफेक्ट इज कॉल्ड कंडीशनली, क्या आपने उसको कंडीशनल की तौर पर कॉल कराने की कोशिश की हुई है। रिएक्ट हुक्स मस्ट बी कॉल्ड इन द एग्जैक्ट सेम ऑर्डर इन एवरी कंपोनेंट रेंडर, ठीक है। आप इसको कभी भी जो है ना एक कंडीशन के अंदर रेंडर नहीं कर सकते हो। इसके अंदर आप कंडीशंस लगा सकते हो, बट इसको किसी कंडीशन के अंदर रेंडर नहीं कर सकते हो। ये इसका एक लॉजिक ही है, इसका रूल है ये भी। तो वापस से मैं यही काम करूंगा, इसको ये दे देंगे और जो मेरी इफ कंडीशन है वो मैं इसके अंदर है डाल दूंगा, पेस्ट करूंगा कुछ ऐसा। अब मेरा कोई एरर नहीं होगा, प्रॉपर वर्किंग में होगा मेरा, कोई मसला इसके अंदर आके। क्लियर है? ये कुछ रूल्स हैं, छोटे बड़े रूल्स हैं, आपको ये समझने हैं। अच्छा जी, जब ये चीज़ होगी ना, अब पता है मैं क्या काम करने वाला हूँ। अब इसकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस के बारे में बात करने वाला हूँ कि परफॉर्मेंस के लिए कितना ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्यों हम लोग परफॉर्मेंस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे। आज जो ज़रा इधर इस पर ज़रा काम करते हैं। मैं अपनी एक और सेपरेट बस फाइल बना रहा हूँ जिसका मैं नाम रख रहा हूँ परफॉर्मेंस .jsx करते हैं, ताकि मुझे मोड डायरेक्ट ना चेंज करना पड़े। RAFCE करते हैं और परफॉर्मेंस सही है। और उसके बाद जो है ना इसके अंदर आके मैं क्या काम करूंगा, अपना एक वापस से H1 परफॉर्मेंस ऑफ एप्लीकेशन करते हैं। वापस से इधर आकर मैं इसको इसके अंदर भी CSS सेम ही इंपोर्ट कर दूंगा ताकि मुझे कोई मसला ना बने। वो इंपोर्ट करवाते हैं ./ करके मेरी यूज इफेक्ट के अंदर जो CSS पड़ी हुई है, यूज इफेक्ट .css, ठीक है, ये पड़ी है। और इसको मैं क्लास दूंगा, क्या क्लास है, आज मैंने कंटेंट के नाम से क्लास दी थी है ना, माई कंटेंट के नाम से क्लास दी थी। और इसको जो है ना मैं कॉल करवाऊंगा मेरी index.js के अंदर आके। परफॉर्मेंस मैंने कॉल करा, परफॉर्मेंस इज नॉट डिफाइंड, और परफॉर्मेंस को जो है मैं डिफाइन करता हूँ, ठीक है। ये कुछ हिस्सा से हो गया, इसको कमेंट कर देते हैं, सेव करते हैं, ब्राउजर के अंदर आते हैं। हाँ जी, परफॉर्मेंस ऑफ एप्लीकेशन आ रहा है हमारे पास यहाँ पे। आ जाओ जरा इधर, और अब हम लोग वापस काम करते हैं प्रॉपर अपनी किस तरह से इसका परफॉर्मेंस के ऊपर अमल दखल है। मैं पता क्या काम कर रहा हूँ, यहाँ पे आके अपनी एक स्टेट बना रहा हूँ, एक तरह की स्टेट होगी मेरी यहाँ पे आके, और वो होगी यूज स्टेट स्निपेट, और इस बार होगा मेरा साइज।
मैं टारगेट करने वाला हूँ मेरे विंडो के साइज को, ठीक है, छोटा बड़ा करेंगे साइज को, चेक करते हैं कि वो उसका काम क्या होता है। ये भी एक यूज इफेक्ट के थ्रू मैं काम करने लगा हूँ और इसके थ्रू अपनी परफॉर्मेंस चेक करते हैं। साइज और सेट साइज, और इसको मैं एक इनिशियल वैल्यू पता है क्या दूंगा, विंडो डॉट इनर विड्थ के नाम से हमारे पास एक चीज होती है, बिल्ट इन फंक्शन होता है विंडो डॉट इनर विड्थ। ये क्या काम करता है, यूज इफेक्ट हमारे यूज स्टेट को पहले मैं इंपोर्ट करूंगा। ये क्या काम करता है, विंडो डॉट इनर विड्थ हमारी विंडो जो भी विंडो है उसका हमें प्रॉपर साइज बताता है पिक्सल्स के अंदर। उसका साइज क्या है, अगर मैं H2 आता हूँ यहाँ पे और कर्ली बेसिस के अंदर अगर मैं अपना साइज कॉल करवा दूँ, क्योंकि साइज के अंदर ये चीज़ स्टोर हो चुकी है ना, सेव करो ब्राउजर के अंदर आओ तो आप लोग चेक करोगे 1280, इसमें मेरी स्क्रीन का जो साइज है वो 1280 है, ठीक है। हाँ, साथ में इसके पिक्सल लिख देता हूँ, कॉलन पिक्सल्स, ठीक है। तो ये इस स्क्रीन का साइज, अगर मैं इसको छोटा करता हूँ तो 1280, और इसको एक बार रिलोड करो तो अब ये छोटा आ जाएगा, ऑफिस 612 आ गया हमारे पास। तो ये कुछ इस तरह से काम कर रहा है हमारा, वापस इसको ये करते हैं और ये दे देते हैं, ठीक है। 1280 आ रहा है हमारे पास यहाँ पे आके। तो अब मैं पता है क्या काम करना चाह रहा हूँ यहाँ पे आके, मैं ही कुछ इस तरह का काम, कंटेनर की क्लास ले बूटस्ट्रैप से, वो जैसे जैसे हम इसको छोटा करते जाएंगे वो डायनामिकली उसके वो पिक्सल चेंज नहीं करेगा। नहीं वो वैसे नहीं करेगा, वो मुझे इसका लॉजिक लगाना पड़ेगा, मैं वो लॉजिक लगाने लगा हूँ अभी, ठीक है। तो ये कुछ सीन है हमारे पास यहाँ पे। अब वापस से मुझे जो है ना रीसाइजिंग करनी है इसकी, और मैं चाहता हूँ कि रीसाइजिंग के थ्रू खुद ही मुझे रिलोड ना करना पड़े, और खुद ही वो उतना अगर मैं थोड़ा सा भी छोटा कराऊँ तो उसका साइज वो मुझे वैसे बताता है, ठीक है। लॉजिक कुछ ये है, आज तो एक फंक्शन हमें ऑब्वियस इसके लिए बनाना तो पड़ेगा, ठीक है। आज तो मैं बना रहा हूँ मेरा एक फंक्शन, और मैं करूँगा विंडो फंक्शन, मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, मैं टारगेट करूँगा मेरी विंडो को। हम लोगों ने इवेंट लिस्नर के बारे में बात की है, जी सर। क्या थी? सर जब भी कोई इवेंट परफॉर्म हो तो उसके ऊपर ये अच्छा, इवेंट लिस्टर आपको पता है कि वो भी एक तरह का फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन, मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसके अंदर एक कॉल बैक हो रहा होता है, क्लिक कर लेता है। जरूरी तो नहीं है क्लिक का ले, वो कोई भी इवेंट ले सकता है ना, इवेंट तो कोई भी ले सकता है, क्लिक का ही क्यों लेना उसने। सर इसके अंदर हम लोग किसी ये यानी कि डिव वगैरह या फिर हेडिंग वगैरह को टारगेट कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट उसकी जरूरत नहीं है हमें। बट यहाँ पे ये कुछ आउटर कंपोनेंट काम है वो मुझे करने मैं कर रहा हूँ बस इसलिए, ठीक है। अब देखो विंडो के ऊपर मैं अपना एक इवेंट ऐड कर रहा हूँ, विंडो डॉट ऐड इवेंट लिस्नर के नाम से, वापस उसी चीज़ को यूज़ करेंगे। हमें पता है ये दो चीज़ें हमसे लेता है, कौन कौन सी, हमारा पहला इवेंट, तो इसको रीसाइज का इवेंट एक हमारे पास बिल्ट इन होता है, हम लोग वो उसको दे देते हैं रीसाइज का इवेंट। और दूसरा पैरामीटर लेता है ये हमसे रीसाइजिंग विंडो, मेरा फंक्शन लेता है ये हमसे, ठीक है। और ऑब्वियस मुझे इसको कॉल नहीं करवाना, क्योंकि मुझे पता है कि फंक्शन के अंदर कोई और फंक्शन कॉल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो कॉल हो गया तो वो मेरे फिर इवेंट का वेट नहीं करता, वो फौरन रन कर जाता है। मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में बात की हुई है पहले से ही, ठीक है ना। तो रीसाइजिंग विंडो इज नॉट डिफाइंड, ऑब्वियसली नॉट डिफाइंड, मुझे इसको डिफाइन बनाना पड़ेगा। मैं बनाऊंगा एक फंक्शन मेरा रीसाइजिंग विंडो के नाम से, सही है। पैरामीटर्स को खत्म करते हैं। सर ये पहला पैरामीटर कौन सा था, ऐड इवेंट लिस्नर का? पहला इसका इवेंट होता है ना कि आप कौन सा इवेंट फायर करना चाहते हो, दूसरा होता है कि आप इस इवेंट के ऊपर कौन सा फंक्शन फायर करना चाहते हो। जैसे भला ये इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं? जरूरी नहीं यार, ये सिंगल कोट डबल कोट कुछ भी आ सकता है, इसको एज एन एक स्ट्रिंग लिखते हैं बस, बैकटिक की तरह भी लिख सकते हो इसको, तो ठीक है। तो इस फंक्शन के अंदर मैं टारगेट करूंगा मेरे सेट साइज को, और वैसे सेट साइज के थ्रू मैं उसको अपडेट कर सकता हूँ ना, तो सेट साइज को मैं टारगेट करके उसको दे दूंगा मेरी विंडो डॉट इनर विड्थ, सेट साइज करो, और उस टाइम पे जो भी उसकी विड्थ होगी वो आपने मुझे दे देनी है। फंक्शन प्रॉपर बन चुका है और वो फंक्शन रन करना चाहिए अब मेरा। इस बार आके मैंने उसको डायरेक्ट विंडो डॉट ऐड इवेंट लिस्टर कर दिया, बट मैं इसको रखूंगा मेरे एक यूज इफेक्ट्स के अंदर आके, ठीक है। यूज इफेक्ट अपना लगाते हैं, एक तरह का कॉल बैक आएगा हमारे पास कुछ इस तरह से, और इसको जो है ना मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, कर सकता हूँ ऐसे, विंडो डॉट ऐड इवेंट लिस्टर हो गया। अच्छा जी, अब जरा आप लोगों ने चेक करना है, मैं इसको एक बार आके रिलोड करता हूँ, और मैं जैसे मेरी स्क्रीन को कर रहा हूँ छोटा, हाँ जी वो 612 खुद ही होगी, रिलोड नहीं करना पड़ा मुझे, मैं जैसे ये कर रहा हूँ वो उसके मुताबिक बढ़ती जा रही है, ठीक है। एक तरह का इवेंट फायर हो रहा है, कौन सा इवेंट है, रीसाइज का इवेंट है, और उस रीसाइज के इवेंट के ऊपर जो है ना मैंने अपना एक फंक्शन बनाया है रीसाइजिंग विंडो के नाम से, वो रन कर रहा है। अब देखो मैं अगर एक यूजर हूँ ना तो मुझे तो बड़े मसले हैं, तो मैं तो जो भी मेरे सामने एप्लीकेशन आएगी मैं तो उसकी अच्छे से जो है ना क्लास लूंगा, ठीक है, जो भी है। तो मैं इसको रीसाइजिंग की अच्छे खासे करने वाला हूँ, क्योंकि यूजर जो है वो तो ऐसे मजे लेता रहता है इन सब एप्लीकेशंस के, ठीक है। तो अगर वो इस तरह के मजे ले हमारी एप्लीकेशंस के,
मैंने सिर्फ अब तक इतना सा काम किया है। एलिमेंट्स के ऊपर मैं आता हूँ अभी, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जब मैंने एज एन यूजर ये सारा पंगे किए हैं यहाँ पे आके हुआ क्या। इवेंट डिस्टेंस, हमारा इवेंट जो लिसन कर रहा था, इधर क्लिक करो और रीसाइज का एक इवेंट रन कर रहा है। क्लिक करो और यहाँ पे आके आप लोग चेक करोगे कितने इवेंट्स विंडो के ऊपर फायर हुए हैं। चेक कर रहे हो? मैगजीन खाली कर दिया। जितने भी इवेंट्स फायर हुए ना मेरी विंडो के ऊपर, वो सारे वो शो करवा रहा है कि यार ये इतने इवेंट्स। की हमारी वो मैगजीन बढ़ती जाएगी। एट द एंड जब गूगल क्रोम की पूरी स्टोरेज बढ़ेगी, हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस स्लो होगी, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी, क्योंकि हमारे इवेंट्स जो है ना, हमारे जो इवेंट्स हैं वो फायर होते ही जा रहे हैं, बट वो कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे ही है ना? तो ये हमारी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मसला करेगी आगे जाके। लाइक अगर मैं यहाँ पे आके आपको दिखाऊँ, देखो हमारे पास कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो कि हर टाइम ना रनिंग में होते हैं, हर टाइम फायर हो ही रहे होते हैं। कुछ इवेंट्स ऐसे जो कि हमेशा वेट करते हैं यूज़र का, ठीक है। लाइक हमारे पास जो क्लिक का इवेंट था, वो वेट करता था यार कि जब क्लिक करूंगा मैं तब वो इवेंट फायर होगा, ठीक है। माउस ओवर का इवेंट है तो मैं जैसे अपना माउस उसके ऊपर लेके जाता तो वो फायर होता है। बट रीसाइजिंग का इवेंट जो है, एक टाइम पे मल्टीपल टाइम रेंडर हो रहा होता है। अब ऐसा नहीं होता कि यार एक बार आपने पूरा रीसाइजिंग 5-6 बार कर ली तो बस वो एक बार रीसाइज का इवेंट रन हो रहा है, वो 5, 6, 7, 8 बार रन हो चुका है, उतने जितनी बार आपने रीसाइजिंग की है उसकी, ठीक है। यहाँ हो, वापस इसको रिलोड कर रहा हूँ, वापस से अभी तक सिर्फ एक आ रहा है मेरे पास इनिशियल टाइम पे जो रन हो रहा था। मैं इसको छोटा करता हूँ और अब दोबारा से जो है मैं इसको ये करने की कोशिश करता हूँ, ये सारे काम मैं करता हूँ। इतने से टाइम में मैंने कोई 200-300 तक तो इसको कर दिया है रन, ठीक है। इतनी बार मैंने इसको रन कर दिया है। बड़ा करते हैं इसको और एक बार इसको रिलोड करके चेक करते हैं कि हुआ क्या। तो चेक करें, इवेंट्स काफ़ी ज़्यादा फायर हो गए मेरे। इस चीज़ से बचने के लिए जो है ना, हम लोग कुछ अब काम करने वाले हैं यहाँ पे आगे अपना, और वो क्या काम होगा ज़रा उसको भी आप लोग देखते हैं, नज़र मारते हैं। बट ये जो चीज़ है ना, ये हमारी परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा मसला करती है आगे जाके। तो इस चीज़ को हमें ज़रूर सेट करना है यूज़ इफेक्ट के थ्रू। साइज़ भी मैं ज़रा कर लिख देता हूँ, साइज़, और हमारा जो साइज़ है और साइज़ इज इक्वल्स टू कर देते हैं, और वो हमारा साइज़ 1200 पिक्सल्स तक का है, ठीक है। साइज़ कॉलन कर देते हैं इस चीज़ को, और यहाँ से आके मैं अपना कॉर्नर हटा देता हूँ जो कि अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, ये कुछ बेहतर है, साइज 1280 पिक्सल्स तक का है। अब ये मेरे इवेंट्स मैंने इतने ज़्यादा फायर किए, मुझे क्या है, यूज़र को प्रिवेंट करें। देखो मैं यूज़र को रोक तो सकता नहीं हूँ कि इतने ज़्यादा इवेंट फायर ना करो मेरे। हमारे पास एक जो स्क्रॉल का इवेंट होता है ना, वो भी कुछ उसी तरह से काम कर रहा था। जितनी बार यूज़र जितना थोड़ा, अगर यूज़र ने थोड़ा सा स्क्रॉल किया ना, वो 5-6 बार होते में रन हो गया। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ जितना उसने स्क्रॉल स्टार्टिंग किया, स्क्रॉल से स्टार्ट पेज से स्टार्ट किया और एंड पे लेकर चला गया, इतने में सिर्फ एक बार रन करेगा। इवेंट इतने में 10-12 बार रन कर चुका होगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, ये एट द एंड स्टोर हो जाती है हमारे स्टोरेज के अंदर, हमारे क्रोम के अंदर जाकर, जो एक मसला खड़ा कर सकती है हमारी परफॉर्मेंस के अंदर जाके। इसी से बचने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, इसी यूज इफेक्ट के अंदर हम लोग जो है अपने इवेंट को रिमूव भी कर देते हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, console.log, और जो है यहाँ पे आके इवेंट फायरिंग, मैं आपको दिखाता हूँ कि इवेंट मेरा फायर कंसोल के थ्रू किस तरह से हो रहा है। कंसोल के अंदर अब चलता हूँ मैं, बाय डिफॉल्ट एक बार इवेंट फायर हुआ, इवेंट फायरिंग, ठीक है। छोटा करते हैं, 2 बार हो गया, जितनी बार मैं इसको ये करूँगा उतनी बार वो देख लो फायर होता जा रहा है, ठीक है, होता जा रहा है फायर। वो कुछ ये काम हो रहा है मेरे साथ यहाँ पे आके, तो एट द एंड ये स्टोर हो जाएगा। तो इसी से मुझे बचना है जाके आगे। आगे 54 बार मैंने मेरा ये इवेंट फायर कर दिया, 55 बार, 55 टाइम्स फायर किया मैंने। इस चीज़ से अब मुझे बचना है। किस तरह से मैं बचूंगा, अब मैं आगे यूज़ करूंगा मेरा एक रिमूव इवेंट लिस्नर होता है। देखो ऐड इवेंट लिस्नर तो होती है एक चीज़ हमारे पास, एक चीज़ रिमूव इवेंट लिस्नर भी होती है। अब उसको यूज़ करने वाले हैं, मैं करूँगा एक तरह का एरो फंक्शन और कुछ इस तरह से, ठीक है। और मैं करूँगा रिटर्न करवाओ मेरे रिमूव इवेंट लिसनर को, और किस इवेंट को मैं रिमूव करना चाहता हूँ, वापस से रीसाइज का इवेंट, और इसका भी सेकंड पैरामीटर उसके ऊपर कौन सा फंक्शन रन कर रहा है, कौन सा फंक्शन था, रीसाइजिंग विंडो, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब अगर इसके अंदर मैं रह के console.log करता हूँ ना, और इसको मैं लिख देता हूँ क्लीनिंग विंडो या क्लीनिंग इवेंट, ये कर देते हैं, और इसको मैं रिटर्न के ऊपर ही लिख देता हूँ कुछ इस तरह से। अब जरा आप लोग चेक करो कि जब मेरा इवेंट फायर हो रहा होगा, साथ में वो क्लीन भी हो रहा होगा, ठीक है। और असाइनमेंट एक्सपेक्टेड असाइनमेंट और फंक्शन कॉल इंस्टेड सॉ एन एक्सप्रेशन, वो मुझे एक तरह का एरर दे रहा है। रिमूव इवेंट लिसनर का वो मुझे एक तरह का एरर दे रहा है यहाँ पे। और आपने ब्लैंक रख दिया है क्या है, आपने जो फंक्शन बनाया है
हाँ हाँ। उसका ब्लैंक रखा है, नेम मस्त नहीं होता। नहीं नहीं, मुझे नहीं, वो ज़रूरी नहीं है। मैं इसको ये करना था मुझे कुछ इस तरह से। और अब अगर मैं इसको रिटर्न करवाता हूँ, मेरा रिमूव इवेंट लिसनर और रीसाइज के नाम से और रीसाइजिंग विंडो कुछ इस तरह से। और अब जो है अगर मैं इसको रिलोड करके चेक करता हूँ तो अभी भी एक तरह का मुझे एरर मिल रहा है यहाँ पे, और वो एरर है हमारे पास, एक मिनट, इसने ये जो है ये काम नहीं मेरा इसने करके दिया मुझे। अच्छा, अगर मैं इसको साथ में जो है ना कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, वैसे ही मेरा क्लीनिंग फंक्शन एक स्ट्रिंग के अंदर क्लीनिंग इवेंट सेव और ब्राउज़र, तो ये चीज़ चेक करो। तो पहली बात तो ये चीज़ चेक करो, जब भी हमारा इवेंट फायर है तब तो हमारा ये क्लीनिंग इवेंट भी फायर होना चाहिए। कुछ चीज़ का लॉजिक है, मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, चेक करें। इवेंट फायरिंग क्लीनिंग इवेंट, वालेकुम अस्सलाम। इवेंट फायरिंग क्लीनिंग इवेंट, इवेंट फायरिंग क्लीनिंग इवेंट हर बार आ रहे हैं मेरे पास यहाँ पे, इवेंट फायरिंग क्लीनिंग इवेंट कुछ इस तरह से। तो हम लोग क्या काम करते हैं फिर, इस तरह से रह के हम लोग इस तरह से इवेंट को फायर ना जो है रिमूव करते हैं। इसे एक तरीका तो वो था हमारे पास ये रिमूव करने के लिए, बट इसका ये अच्छा तरीका जो है ना वो ये है, एम्प्टी एरे वापस से ही। अगर हम लोग अपना वापस से वही एम्प्टी एरे लगा देते हैं बस 5 मिनट तक, ठीक है। वापस अगर हम लोग अपना एक एम्प्टी एरे लगा देते तो हमें पता है कि एम्प्टी एरे जो है वो क्या काम कर रहा है हमारे लिए, इनिशियल टाइम पे रन कर रहा है हमारे यूज इफेक्ट वाले लॉजिक को। तो जब इनिशियल टाइम पे हमारे इस यूज इफेक्ट वाले लॉजिक को रन करेगा, मीन्स स्टोर होने का तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक बार रन कर रहा है। सेव करते हैं अब इस चीज़ को। और अब अगर मैं आके आपको दिखाऊं मेरा ब्राउजर और इसको मैं मल्टीपल टाइम अब रिलोड करता हूँ, ये हुआ हमारे सामने, वो मुझे वैसे ही दिखा रहा है कितने पिक्सल्स का हो रहा है यहाँ पे काम। इवेंट फायरिंग और क्लिकिंग क्लीनिंग इवेंट एक एक बार रन हुआ। और अब अगर आके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मेरा यहाँ पे एलिमेंट्स के अंदर इवेंट जो कि होगा ये, तो देख लो सिर्फ एक बार रन किया, ठीक है। तो ये क्या सीन होता है हमारे पास, इससे हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर हो जाती है। डन हो गया, कोई मसला इसके अंदर है कि ये बस यूज इफेक्ट के कुछ बेसिक्स थे। कल खैर इसके ऊपर हम लोग प्रोजेक्ट करने वाले हैं, एपीआई को फेच करने वाले हैं, जो कि मेनली हमारा इसके अंदर काम होगा। और ज़रूरी नहीं कि हमारी एपीआई हो, किसी एपीआई से लेकर आए। यूज इफेक्ट की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हम लोग बैकएंड से कुछ डेटा को एक्सेस करें, क्योंकि बैकएंड में हम लोग एपीआई के ऊपर ही काम करते हैं ना। बैकएंड में हमारी एपीआई होती हैं, हम लोग उस बैकएंड की एपीआई को फेच कर रहे होते हैं यहाँ पे आके। तो वो जो बैकएंड की एपीआई है ना, उनको भी हम लोग फेच करेंगे अपनी इसी यूज इफेक्ट के थ्रू, क्योंकि बैकएंड से फ्रंट एंड पर जब डेटा आ रहा होगा वो आउट ऑफ द कंपोनेंट काम हो रहा होगा, और जब आउट ऑफ द कंपोनेंट काम हो रहा है वो कुछ टाइम भी ले सकता है हमारा। तो इस तरह की जो भी चीज़ें वो हम लोग यूज इफेक्ट के अंदर डालते हैं। तो मसला क्या है, वीडियो है, खैर वीडियो ज़रूर देखना, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और साइमन बेटा मेडिसिन लेकर आना, कल तबीयत काफ़ी ख़राब लग रही थी, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं। ये बहुत मुश्किल होगी कल यूएस ले जाने आज यूएसबी नहीं लाए तुम लोग, मैं तो नहीं लेके आया है किसी के पास, ठीक है कल देखना, कल लेना कीजिएगा या फिर मैं इसको अपलोड करके देखता हूँ। आपके पास है, इधर लाइन ले आओ। ये जरा स्लाइड आ रहा है, हाँ जी बताएं। ये इमेजेस नहीं डाल रहे। अपना एक सेकंड सिद्रा बेटा, यार ये चार्जर तो मेरा लगाएं पीछे, उधर है ना सॉकेट एक, तो ये मेरा ज़रा चार्जिंग पर लगा दें। क्या है, आज वाला ज़्यादा बाउंस नहीं है, आज मेरा ज़रा बाउंस सही बात है। तो ये पीआई बैकएंड काम उसका समझ में आ गया कि क्या करता है, मगर ये नहीं नहीं कि समझ आई साइड को देख के वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल किया। चलो वीडियोस देखना, उसके वीडियो देखना, उसके बाद हम लोग करते हैं इसके ऊपर बात दोबारा से।